हेलो एवरीवन। तो ये फिलर फॉर्म ऐप है। यहाँ पे पेपर 1 पेपर 2 दोनों के क्लासेस होते हैं। पेपर 1 के 12 यूनिट सभी 10 यूनिट्स सारे कवर होते हैं। पेपर 2 के क्या है 12 सब्जेक्ट सभी इसमें। ये कूपन कोड है जिसको लगाने के बाद आपको 10% ऑफर मिलेगा। तो ये हमारा यूनिट 6 जो है उसका पार्ट सी है रिसर्च का। हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा है? टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस पढ़ा, पार्ट टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर्स, लेवल्स ऑफ सिग्निफिकेंस और पावर ऑफ ए स्टैटिस्टिकल टेस्ट एंड इफेक्ट साइज पर है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पैरामेट्रिक टेक्निक। सिर्फ स्टैट का पार्ट है ये सब, ठीक है, रिसर्च में। तो स्टैट जो है, फिर नॉन पैरामेट्रिक टेक्निक्स हम लोग पढ़ेंगे, कंडीशंस, ये सब सब आगे चीजें हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा सब कुछ? मनीष, प्रीवियस वाला सब क्लियर है? साइंतनी, गुड मॉर्निंग साइंतनी, कैसे हैं? आज हमारी एक नई फ्रेंड आई है साइंतनी, आरती जी, सोनीपत हरियाणा से हैं। तो आप लोग उनसे मिलिए। हम लोग इसको लाइव क्लास की तरह लेते हैं, इसलिए जो भी नए स्टूडेंट आते हैं उनको अपना इंट्रोडक्शन देना पड़ता है ताकि हम लोग उनसे मिलजुल सके, है ना। मैं ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सब बताइए। तो इससे हमारा लाइव इंटरेक्शन होता है, एक दूसरे को समझते हैं। उसके बाद क्लास में हम लोग ऐसा एज्यूम करते हैं कि हम लोग साथ में पास में बैठे हुए हैं, उसके बाद चलती हैं। ठीक है आरती जी, आप भी कंफर्टेबल हैं क्लास में? कोई दिक्कत तो नहीं है? ओके मैम, चलिए चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पैरामेट्रिक और गैर पैरामेट्रिक तकनीक, मतलब नॉन पैरामेट्रिक टेक्निक, ये तो याद है ना? टाइप 1 टाइप 2 एरर्स। मनीष, कल के जो क्लास में थे, साइंतनी, मनीष, संजू थी, तो आप लोग भूलोगे क्या? बिल्कुल अच्छे से याद है? याद है? मेरा क्वेश्चन है, स्टूडेंट से मैं क्वेश्चन भी पूछती हूँ। यस मैम, क्लियर है, याद है। चलिए फिर अच्छी बात है, कल वाला। हाँ, तो आज हम लोग पैरामेट्रिक टेस्ट उसके बारे में पढ़ेंगे कि पैरामेट्रिक होता क्या है। टेक्निक्स या टेस्ट जो भी हम लोग यहाँ पे बातें कर रहे हैं, तो पहले उसका डेफिनेशन देखेंगे। अच्छा, ठीक है, ये देख लेते हैं पैरामेट्रिक क्या बोल रहा है। द पैरामेट्रिक टेस्ट इज द हाइपोथेसिस। कभी नहीं भूलूंगी, नहीं भूलेंगे मैम, बिल्कुल ऐसा ही पढ़ना है। कम पढ़े लेकिन ऐसा पढ़े कि रटने की कोई जरूरत नहीं है, और वो लाइफ टाइम याद रहे, है ना। अब तो बिल्कुल याद ही रहेगा, स्टोरी भी याद रहेगी और कॉन्सेप्ट भी याद रहेगा। तो कॉन्सेप्ट को रटा नहीं जाता, उसको समझा जाता है। इसमें क्या है, पैरामीटर्स, हम लोग जैसे नाम से ही लग रहा है ना, पैरामेट्रिक मतलब इसका पैरामीटर होता है। पैरामीटर वर्ड आ रहा है यहाँ पे, मतलब हम लोग क्या कहते हैं कि तुम जो ये चीज करोगे उसके कुछ पैरामीटर्स है। तुमको मैं साइंतनी, तुमको मैं अपने घर में रहने दूंगी, लेकिन उसके कुछ पैरामीटर्स है, उसके कुछ नियम है, रूल्स है, रेगुलेशन है, बाउंड्रीज है, ठीक है। वो सबको आपको फिट करना होगा। उसके बाद ये पैरामीटर्स आप फॉलो करेंगे, उसके बाद ही आप यहाँ पे रह सकती हैं। सर, उसी की तरह ये पैरामेट्रिक टेस्ट है, वो कुछ इसके रूल्स हैं, मतलब कुछ बाउंड्रीज है, क्या क्या है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे जानेंगे। तो इसमें हम लोग क्या इसको बोल सकते हैं, पैरामेट्रिक मेथड्स जो होता है इन स्टैट, मतलब स्टैटिस्ट जो है, स्टैट में जो हम लोग पढ़ते हैं वो क्या है कि एज्यूम करता है सैंपल डेटा, जो कहाँ से आता है, पॉपुलेशन से आता है, जो कि फॉलो करता है सर्टेन डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड ऑन ए फिक्स्ड सेट ऑफ पैरामीटर्स। मतलब यहाँ पैरामीटर फिक्स्ड है, सर्टेन है या फिक्स्ड है। ये जो है, ये मेथड्स जो हैं पैरामेट्रिक टेक्निक्स, ये कुछ निश्चित पैरामीटरों पर आधारित होते हैं। और क्या आधारित है? आबादी के जो डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि वितरण का अनुमान लगाते हैं, जैसे कि सामान्य वितरण मतलब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, या बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है। ये सब के बारे में यहाँ पे बातें होती हैं। आबादी के वितरण के बारे में हम जब बातें करते हैं तो क्या होता है, ये जो टेक्निक है ये बहुत प्रभावी होता है, क्योंकि वो जो क्या करता है, सैंपल में उसमें से निकाल के जानकारी का उपयोग करता है। ये इसमें क्या है, दे मेक फुल यूज ऑफ द इंफॉर्मेशन कंटेंट इन द सैंपल। जो मेरा ये सैंपल है उसी में से इंफॉर्मेशन निकाल के वो उसको यूज करता है। और ये पैरामेट्रिक टेक्निक्स कहाँ यूज होता है? वाइडली यूज्ड इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग में होता है। हाइपोथेसिस जो हम लोग टेस्ट करते हैं वहां पे यूज होता है। और इस तरह से बहुत कुछ में, रिग्रेशन एनालिसिस में, यहाँ ये सब में यूज होता है।
इसको सिंपल लैंग्वेज में हम लोग बोल सकते हैं कि ये क्या है, एजम्पशंस क्या किस पे लेता है, पॉपुलेशन, या जो हमारा जो कहेंगे पॉपुलेशन, यानी कि जो हम लोग सैंपल जहाँ से लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, बेस्ड ऑन फिक्स्ड पैरामीटर्स। पैरामेट्रिक टेक्निक्स rely on assumptions about the population's distribution based on fixed parameters. Fixed word याद रखो, parameters इसका fixed होता है. They are used for hypothesis testing and regression analysis, effectively utilizing sample information when the population distribution assumption is correct. इसको मोर ब्रीफ हम लोग देखेंगे. अच्छा, ये टेस्ट सब के बारे में बताए हैं, इसको छोड़ो, अभी आगे देखते हैं हम लोग. एक यहाँ पे देखो आप, ये वाले से आपको ज्यादा समझ आएगा. हाइपोथेसिस को हम लोग टेस्ट कैसे करते हैं, पैरामेट्रिक टेस्ट से करते हैं और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट से करते हैं. पैरामेट्रिक टेस्ट में क्या है, उसका फिक्स्ड है, बाउंड्रीज फिक्स्ड है, पैरामीटर्स फिक्स्ड है. और नॉन पैरामीटर्स में क्या होगा, उसका पैरामीटर फिक्स्ड नहीं रहेगा. उसका डेफिनेशन भी हम लोग देख लो. द नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट इज डिफाइंड एज द हाइपोथेसिस टेस्ट विच इज नॉट बेस्ड ऑन, नॉट बेस्ड, ठीक है, underlining assumptions. That is, it does not require population's distribution to be denoted by specific parameters. The test is mainly based on differences in medians. इसको difference in medians, इसके नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट में मीडियंस को कैलकुलेट करते हैं, उससे उसका रिजल्ट आता है. और इसका दूसरा ऑल्टरनेट नाम क्या है, हेंस इट इज ऑल्टरनेटली नोन एज द डिस्ट्रीब्यूशन फ्री टेस्ट. नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट का दूसरा नाम है डिस्ट्रीब्यूशन फ्री टेस्ट. द टेस्ट एज्यूम्स दैट द वेरिएबल्स आर मेजर्ड ऑन ए नॉमिनल और ऑर्डिनल लेवल. इट इज यूज्ड, नॉमिनल बताओ क्या था और ऑर्डिनल क्या था, याद है आप लोगों को? इट इज यूज्ड व्हेन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर नॉन मैट्रिक. हिंदी में देख लेते हैं. इसमें माध्यिकाओं के जो अंतर है उसमें ये रिजल्ट आता है. इसका सिंपल सी चीज है, इसलिए इसे वितरण मुक्त परीक्षण के रूप में जाना जाता है. इतना चीज जानो. और ये क्या है, ये अंतर्निहित मान्यताओं पर आधारित नहीं है. मतलब इसको सिंपल समझो कि पैरामीटर्स इसमें फिक्स्ड है, इसमें पैरामीटर्स फिक्स्ड नहीं है. और क्या इसमें डिफरेंस है, पैरामेट्रिक टेक्निक्स जो है ये रैंडमली सिलेक्टेड होता है, ठीक है. और क्या है, when the variance of the various groups are equal or nearly equal, जब बराबर है या अप्रोक्सीमेट कहते हैं ना, मान लो 3.978 ऐसा करके कुछ आ रहा, मतलब 4 के इक्वल है, ऐसा कह सकते हैं ना. इसको इक्विवेलेंट है या इक्वल है, अप्रोक्सीमेट है, इक्विवेलेंट नहीं, 4 के अप्रोक्सीमेट है ये. तो क्या होगा इसमें, जब उसका इक्वल होगा या नियर टू इक्वल होगा. और डेटा जब क्या होगा, इंटरवल स्केल में होगा या रेशियो स्केल में आएगा, तो ये पैरामेट्रिक टेस्ट में होता है. और यहाँ पे देखो नॉन पैरामेट्रिक में क्या होता है, ये ऑर्डिनल होता है, नॉमिनल होता है और ऑर्डिनल होता है, ठीक है. इंटरवल स्केल है और रेशियो स्केल है. और क्या इसमें ऑब्जर्वेशन जो है सो इंडिपेंडेंट होता है और डेटा फॉलो करता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. इतना क्लियर है इसके बारे में. ऑर्डिनल मतलब ऑर्डर में हो जाएगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, और नॉमिनल मतलब सबको एक साथ डाल दिए, मतलब नंबर में ही है लेकिन उसमें ऑर्डर नहीं लिखा हुआ है, ठीक है. नॉन पैरामेट्रिक को एक बार देख लेते हैं. इसमें जो है हम लोग सैंपल को कंपेयर करते हैं और इन्फरेंस बनाते हैं और टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस विदाउट हैविंग टू एज्यूम नॉर्मेलिटी इन द पॉपुलेशन, और नॉन एज नॉन पैरामेट्रिक टेक्निक्स. और सम ऑफ द एग्जांपल्स इसका क्या है, काई स्क्वायर्ड है, और क्या है इसका एग्जांपल, रैंक डिफरेंस कोरिलेशन कोफिशिएंट है, साइन टेस्ट है, मीडियन टेस्ट है, रैंक टेस्ट है. तो ये सब है नॉन पैरामेट्रिक टेक्निक्स है. These tests are less able to detect a true difference and it should not be used when other more exact tests are applicable.
ये सारे टेस्ट हैं, सो लेस एबल है ना डिटेक्ट करने में क्या, ट्रू डिफरेंस, एक्चुअल में डिफरेंस कितना है उसको डिटेक्ट करने में लेस एबल है। और इसका हम लोग कब यूज नहीं करते, इट शुड नॉट बी यूज्ड व्हेन अदर मोर एग्जैक्ट टेस्ट्स आर एप्लीकेबल, रेशियो स्केल। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो हाइपोथेसिस दो तरह से लेते हैं, पैरामेट्रिक, नॉन पैरामेट्रिक। ये फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड नहीं होता है। इसमें जैसे क्या है, इंटरवल स्केल, रेशियो स्केल इसमें आएगा, इसमें नॉमिनल, ऑर्डिनल इसमें आएगा। अब देखो पैरामेट्रिक टेस्ट में सैंपल की बात करते हैं, ठीक है, 1 सैंपल में लेते हैं, 2 सैंपल में लेते हैं। वैसे ही नॉन पैरामेट्रिक में 1 सैंपल पे कौन कौन से टेस्ट आएंगे, 2 सैंपल से कौन कौन से टेस्ट आएंगे, उसको हम लोग देखेंगे। ये चार्ट से बहुत कुछ क्लियर हो जाता है। अब जैसे 1 सैंपल से क्या आता है, टी टेस्ट आता है, एक जेड टेस्ट आता है, ठीक है, पैरामेट्रिक टेस्ट में। 2 सैंपल से क्या है, 2 सैंपल में या तो इंडिपेंडेंट सैंपल होगा या पेयर्ड सैंपल होगा, ठीक है। सैंपल 2 सैंपल में या तो इंडिपेंडेंट रहेगा या किसी से पेयर होगा। इंडिपेंडेंट सैंपल में भी 2 टाइप के होंगे, कौन कौन से टाइप के होंगे, 2 ग्रुप टी टेस्ट होगा इंडिपेंडेंट में, और एक होगा जेड टेस्ट। और पेयर्ड सैंपल में क्या होगा, पेयर्ड टी टेस्ट। ये चार्ट क्लियर है। ठीक उसी तरह से नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में है, 1 सैंपल की बात होगी और 2 सैंपल की बात होगी। तो 1 सैंपल में हम लोग क्या पढ़ते हैं, काई स्क्वायर टेस्ट पढ़ते हैं, फिर कोल्मो गोरो स्मिरनोव, ये टेस्ट होता है, फिर रन्स है, बाइनोमियल है, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। उसके 2 सैंपल में होता है या तो इंडिपेंडेंट सैंपल होगा या पेयर्ड सैंपल होगा। तो हमारा इंडिपेंडेंट सैंपल में क्या है, इंडिपेंडेंट सैंपल में काई स्क्वायर है, फिर मैन वाइटनी है, फिर मीडियन है, फिर ये केएस है, ठीक है। उसी तरह से पेयर्ड में क्या क्या आएगा, साइन है, वाइल्ड कॉक्सॉन है, एमसी नेमर है और काई स्क्वायर है। तो ये सारे टेस्ट होते हैं। इसमें से कुछ हम लोगों को पढ़ने हैं, क्या क्या पढ़ना है उसको हम लोग देखेंगे। ये डायग्राम क्लियर है ना आप लोगों को, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ, चार्ट क्लियर है। चलिए अब आगे हम लोग बात करते हैं, पैरामेट्रिक टेक्निक्स है, उसका डेफिनेशन है, assumptions है। जैसे पैरामेट्रिक मेथड्स का क्या डेफिनेशन है, पैरामेट्रिक मेथड्स आर स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स दैट रिलाई ऑन स्पेसिफिक assumptions about the underlying distribution of the population being studied। मतलब जो अध्ययन की जा रही जनसंख्या के अंतर्निहित वितरण के बारे में विशिष्ट धारणाओं पर निर्भर करती है। अब कौन कौन सी धारणाएं होती है, ये विधि आमतौर पर मानती है कि डेटा सामान्य वितरण जैसे ज्ञात संभाव्यता वितरण का अनुसरण करती है, नॉन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन उसको ये फॉलो करेगा, या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जिसको कहेंगे। तो ये सारी चीजें हैं जो पहले मैं बता दी हूँ। आगे हम लोग टाइप्स पढ़ेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल्स क्या है, टी टेस्ट है, एनोवा टेस्ट है, एफ टेस्ट है, काई स्क्वायर टेस्ट है, कोरिलेशन एनालिसिस है। तो ये सारे टेस्ट हैं। मशीन लर्निंग मॉडल्स में भी है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन है, नए वैल्यू है, हिडन मार्कोव मॉडल्स है। अब हम लोग को जो पढ़ना है उसको हम लोग पढ़ते हैं। अच्छा, एक और चीज देखते हैं हम लोग, पैरामेट्रिक टेक्निक्स जो हम लोग जब यूज करते हैं स्टार्ट में, तो 4 एजम्पशंस को हम लोग कंसिडर करते हैं। वो 4 एजम्पशंस कैसे हैं, नॉर्मेलिटी है पहला, मतलब सामान्यता क्या है कि डेटा इन एज ग्रुप शुड बी अप्रोक्सीमेटली नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। डेटा जो है सभी ग्रुप में, मान लो 4 ग्रुप है, ठीक है, तो सारे ग्रुप में नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन हुआ हो चारों में, ठीक है। और सैंपल जिसका स्मॉल साइज हो, मतलब लेस देन 30, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, Shapiro-Wilk टेस्ट टू चेक द नॉर्मेलिटी। If the p-value is less than a certain significance level, the data may not be normally distributed। तो ये सारी चीजें हैं।
और जब लार्जर सैंपल की वैल्यू होगी तो क्यू प्लॉट हम लोग उसको डिटरमाइन करेंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। अभी बस ये पीपीटी जो है ना उसको बता रही हूँ, जो मेन चीज है उसको मैं बताऊंगी आगे। वो बताए कि पैरामेट्रिक टेक्निक्स जो है उसका 4 एजम्पशंस होना चाहिए। नॉर्मेलिटी में क्या है कि जब उसका साइज सैंपल साइज 30 से लेस होगा तो सैपिरो वेल टेस्ट होता है, और जब उससे बड़ा होगा तो क्यू प्लॉट होता है। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया दूसरा है इक्वल वेरिएंस। इक्वल वेरिएंस में क्या है, समान प्रसरण, मतलब डेटा इन ईच ग्रुप शुड हैव सिमिलर वेरिएंस, समान उसका भिन्नता होनी चाहिए प्रत्येक समूह में। और यू कैन क्रिएट साइड बाय साइड बॉक्स प्लॉट्स फॉर ईच ग्रुप टू कंपेयर वेरिएंस। बॉक्स प्लॉट्स आपको याद है, कंपैरिजन जो था ऐसा बॉक्स जैसा बना था, मैक्सिमम लेवल था, ये मिनिमम लेवल था, ये मैक्स था, ये 25%, ये 25%। याद है ना? ओके, क्लियर है। ठीक है, फिर इंडिपेंडेंस में क्या है, शुड बी इंडिपेंडेंट, ऑब्जर्वेशन जो इंडिपेंडेंट रहेगा, और क्या है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड रहेंगे। ये सब कुछ पॉइंट्स है, थ्योरेटिकल है। और क्या है, नो आउटलाइनर्स के केस में क्या होगा, कोई आउटलाइनर नहीं रहेगा तो चेक फॉर आउटलाइनर्स एंड रिमूव देम इफ नेसेसरी। प्रतिकूल प्रभाव नेगेटिव इंपैक्ट डालेगा, इसलिए उसको चेक करके उसको हटाना होगा। ठीक है, अब यहाँ से आते हैं, हम लोग देखते हैं पैरामेट्रिक टेस्ट जो है, 1 सैंपल टी टेस्ट है, 2 सैंपल टी टेस्ट है, एनोवा है, तो ये सारी चीजें हैं। आप लोग को बताती हूँ मैं, ये मैं पीपीटी दे दूंगी, आप लोग देख लेना। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चीज भी, ये डायग्राम भी मैंने डिस्कस किया था ना कि कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है। एरर है, सैम्पलिंग एरर है, कोरिलेशन क्या है उसके बारे में बातें हैं। ठीक है, कोरिलेशन कोफिशिएंट कौन कौन सा है, पियर्सन्स आर है, एक्सपेरिमेंट्स रो है, अदर कोफिशिएंट्स है, उसके बारे में बातें की गई हैं। एक मिनट, अब हम लोग इसको पढ़ते हैं। ठीक है, टेस्ट को पढ़ते हैं। तो ये सारे कंडीशंस अभी देखा मैंने, मैं पीपीटी दे दूंगी, आप लोग देख लेना। कंडीशन को हमने देखा, क्या क्या कंडीशंस होते हैं, कंडीशंस टू बी सेटिस्फाइड फॉर यूजिंग पैरामेट्रिक टेक्निक्स, ये सब देखा। अब देखेंगे टी टेस्ट और ये सब टेस्ट सब है, उसका यूज हम लोग कब करते हैं। टी टेस्ट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, सिलेबस में जो दिया डायरेक्ट वहां से पढ़ रहे हैं हम लोग। यहाँ से देखो, कोरिलेशन भी था पिछले वाले में। यूज एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स, कोरिलेशन, टी टेस्ट, जेड टेस्ट, एनोवा, काई स्क्वायर है, इक्वल प्रोबेबिलिटी एंड नॉर्मल प्रोबेबिलिटी हाइपोथेसिस, इसके बारे में हम लोग जानेंगे अभी। यस मैम। अच्छा, एक चीज और बता देती हूँ, यहाँ पे कहाँ गया, इन्फ्रेंशियल डेटा एनालिसिस, इसको तो उसमें पिछले में, लेकिन अभी थोड़ा और बता देती हूँ कि क्या है ये। इसमें 2 टाइप के गोल्स होते हैं। ठीक है, फर्स्ट होता है कि टू डिटरमाइन व्हाट माइट बी हैपनिंग इन ए पॉपुलेशन बेस्ड ऑन ए सैंपल ऑफ द पॉपुलेशन। सैंपल ऑफ द पॉपुलेशन के बेस्ड में इसका 2 इन्फ्रेंस होगा। पहला क्या है कि सैंपल ऑफ द पॉपुलेशन जो है उसको मद्देनजर रखते हुए क्या हो रहा है नहीं हो रहा है उसके बारे में बातें की जाती हैं। टू डिटरमाइन व्हाट माइट बी हैपनिंग, क्या हो सकता है इन ए पॉपुलेशन बेस्ड ऑन ए सैंपल ऑफ द पॉपुलेशन। और दूसरा इसका क्या बात होगा, दूसरा बात होगा फ्यूचर में क्या हो सकता है, व्हाट माइट हैपन इन द फ्यूचर। एक एक अभी क्या हो रहा है और क्या होगा। ठीक है, 2 तरह की बातें हैं। इसमें क्या है, नीडेड सैंपल ऑफ द पॉपुलेशन इज नीडेड है, ये सब चीज के लिए।
और इस समय क्या आता है, जस्ट अभी मैं बताई हूँ, टी टेस्ट आता है, एनालिसिस ऑफ द वेरिएंस आता है, पियर्सन्स कोरिलेशन आता है, लीनियर रिग्रेशन आता है और मल्टीपल रिग्रेशन आता है। ये सब इसके हैं, कुछ पॉइंट्स हैं। अभी इसमें टॉपिक दिया है तो थोड़ा थोड़ा बता दे रही हूँ। अब आते हैं हम लोग स्टैट में, आते हैं डायरेक्ट कूदते हैं स्टैट में, क्या चीज है। टी टेस्ट के बारे में हम लोग जानते हैं कि टी टेस्ट क्या होता है। T-test is a statistical method used to compare the mean of two groups. अच्छा, ये सब टेस्ट है, क्या होता है, पैरामेट्रिक मीन पे बातें करती है और नॉन पैरामेट्रिक जो है मीडियन पे बातें करती है, ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। तो टी टेस्ट क्या होता है, कंपेयर करता है मीन ऑफ टू ग्रुप्स, दो ग्रुप का जो मीन है उसको कंपेयर करता है। It is commonly employed in hypothesis testing to determine whether a process or treatment has a significant effect on a population of interest or whether two groups exhibit meaningful differences. ठीक है, मतलब सबसे पहली बात है कि दो ग्रुप का मीन उसको ऑब्जर्व करता है, कंपेयर करता है, या उसको हम लोग क्या कहते हैं, पेयर वाइज कंपैरिजन भी इसको कहते हैं, इस वर्ड को। ये डेटा इंडिपेंडेंट होता है, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है और have a similar amount of variance within each group being compared. कुछ समझ आ रहा है या थोड़ा ब्रीफ में बताओ, एक बार फिर से थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं, बताओ। अभी तक कुछ समझ आया है, समरी बताओ, मैं अभी तक क्या क्या बताई हूँ। जल्दी मैसेज कीजिए आप लोग। थोड़ा बहुत समरी, ओके। मैंने बताया पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट दो तरह के होते हैं। पैरामेट्रिक टेस्ट में, अब सिंपल हमारे सिलेबस में क्या पढ़ना है उसको ध्यान से सुनो। अब है तो बहुत कुछ, लेकिन हमें क्या क्या पढ़ना है। तो ब्लैंक पेज है क्या, यस। पैरामेट्रिक होता है एक, नॉन पैरामेट्रिक होता है, एनपी, ठीक है। पैरामेट्रिक टेस्ट में क्या आएगा, टी टेस्ट, जेड टेस्ट, एफ टेस्ट, एनोवा टेस्ट, ये हम लोगों को पढ़ना है। और क्या पढ़ना है, पैरामेट्रिक में मीन निकालते हैं और नॉन पैरामेट्रिक में मीडियन पे बातें होती हैं, ठीक है, ये क्लियर है। उसके बाद पैरामेट्रिक जो है ये मोर पावरफुल देन नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, ये ज़्यादा पावरफुल है नॉन पैरामेट्रिक के कंपैरिजन में। इसमें क्या होता है, जो जो बोल रही हो आप लोग नोट डाउन करते जाओ। पहला, ये मोर पावरफुल देन नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है। दूसरा, इसमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। और तीसरा क्या होगा, इसमें इसमें क्वांटिटेटिव डेटा का यूज किया जाएगा। कैसा डेटा रहेगा इसमें, क्वांटिटेटिव डेटा इसमें रहेगा। और क्या रहेगा इसमें, इंटरवल स्केल रहेगा और रेशियो स्केल रहेगा, ठीक है, शॉर्ट में ये। और क्या आएगा इसमें, इसमें हम लोग क्या कंपेयर करते हैं, कंपेयर करते हैं मीन को, और मीन कंपेयर करते हैं तो उसमें और क्या आ सकता है हमारा, स्टैंडर्ड डेविएशन, एसडी, वो आएगा। इसमें हमारा क्या होता है, पैरामीटर है, मतलब वो कंप्लीट है हमारे पास, इंफॉर्मेशन कंप्लीट है हमारे पास, कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट पॉपुलेशन, हमारा जो पॉपुलेशन है उसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन है हमारे पास। और इसमें हम थोड़ा सा एजम्पशंस पॉपुलेशन के बारे में बना सकते हैं। ये सारी चीजें हैं पैरामेट्रिक में। नॉन पैरामेट्रिक में क्या देखेंगे, ये जो है लेस पावरफुल है, ये मोर पावरफुल है देन नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, और ये लेस पावरफुल है देन कंपेयर टू, इसे कंपेयर कर रहे हैं पैरामेट्रिक टेस्ट, ठीक है। पहले ये बातें हो गई। उसके बाद क्या है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन होगा। स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इसका क्या है, मान लो
एक ऐसा रहेगा, इसका कर्व ऐसा रहेगा, ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में बेल शेप्ड जो रहता है वो रहेगा ऐसा। लेकिन स्क्यूड में क्या रहेगा, एक साइड झुक जाएगा, एक साइड बढ़ जाएगा। इसमें ये या तो ऐसा हो जाएगा, रॉन्ग बनाई मैं थोड़ा, इसको काटो, ऐसा, मतलब ये यहाँ से जा रहा है ऐसा, और वन साइडेड ऐसा हो गया, ऐसा कुछ रहेगा। या दूसरा इसका क्या हो सकता है, ये इधर से आ रहा है, ऐसा हो जाएगा, स्क्यूड रहेगा, ठीक है। इसमें डेटा टाइप क्या रहेगा, ये स्क्यूड को मैंने डिफाइन किया, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को मैंने बताया कैसे होता है। इसमें क्वांटिटेटिव डेटा यूज होता है पैरामेट्रिक में, तो इसमें क्या होगा, क्वालिटेटिव डेटा यूज होगा। क्वालिटेटिव कौन सा आएगा, नॉमिनल और ऑर्डिनल स्केल, ठीक है। कौन कौन सा स्केल आएगा, नॉमिनल स्केल एंड ऑर्डिनल स्केल, ठीक है। इसमें हम लोग क्या कंपेयर करते हैं, इसमें कंपेयर करते हैं परसेंटेज और प्रोपोर्शन को कंपेयर करते हैं, परसेंटेज को कंपेयर करते हैं और प्रोपोर्शन को कंपेयर करते हैं। और इसमें जब क्या है, पैरामेट्रिक में हमारे पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन है अबाउट द पॉपुलेशन, तो इसमें इसका अपोजिट क्या होगा, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन रहेगा हमारे पास अबाउट पॉपुलेशन, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है तो बताइए। हाँ, तो ये क्लियर हो गया ना, दोनों का डिफरेंस जो मैं बताई हूँ, यहाँ तक तो क्लियर है। मैसेज कीजिए आप लोग जल्दी से, क्लियर है यहाँ तक, पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक के डिफरेंस मैं बताई हूँ। ओके, अब हम लोग पढ़ते हैं, हाँ एक चीज इसमें बताया नहीं, इसमें क्या कौन कौन सा आता है, टी टेस्ट आता है, एफ टेस्ट आता है, जेड टेस्ट है, एफ टेस्ट है, एनोवा है, तो ये सारे टेस्ट आएंगे। इसमें कौन कौन से टेस्ट आएंगे, इसमें आएंगे इसमें जो बड़े थोड़े नाम रहते हैं ना, अगर ऐसा नहीं याद हो तो जिसका नाम थोड़ा सा बड़ा होगा वो इसमें आएगा, जैसे काई स्क्वायर टेस्ट हो गया। और नॉन पैरामेट्रिक, पैरामेट्रिक छोटा है, नॉन पैरामेट्रिक थोड़ा सा बड़ा नाम है, तो वैसे काई स्क्वायर टेस्ट आएगा। उसके बाद क्रूसेल वॉलिस टेस्ट आएगा। उसके बाद होगा मन व्हाइटने यू टेस्ट, ये सारे टेस्ट इसमें पढ़ने हैं हम लोगों को, ठीक है। क्लियर है मैम यहाँ तक, चलिए ठीक है फिर। तो इसमें हम लोगों को क्या पढ़ना है, ये क्लियर हो गया ना कि इसमें हम लोगों को पढ़ना टी टेस्ट, जेड टेस्ट, एफ टेस्ट, एनोवा टेस्ट, तो ये सब पढ़ना है हम लोगों को पैरामेट्रिक टेस्ट के अंदर। और नॉन पैरामेट्रिक में हम लोगों को पढ़ना है काई स्क्वायर टेस्ट, क्रूसेल वॉलिस टेस्ट, मन व्हाइटनी यू टेस्ट, ये हो गया नॉन पैरामेट्रिक। अब हम लोग आते हैं टी टेस्ट के बारे में, मैं ऐसे ही बताती हूँ। टी टेस्ट जो है वो क्या है, इस टेस्ट को हम लोग क्या कहते हैं, ऑल्सो नॉन एज स्टूडेंट्स टी डिस्ट्रीब्यूशन। स्टूडेंट इनका पेन नेम था, इसीलिए क्या है, स्टूडेंट्स टी डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ओके, ये इसका टी टेस्ट का दूसरा नाम है। और क्या है, ये कब पब्लिश्ड हुआ था, 1908 में। कौन किए थे इसको पब्लिश्ड, बाय विलियम सीले गॉसेट, बाय विलियम
मैम इतना इजी से समझाते हो, बहुत अच्छा लगता है। आपके जैसा टीचर और भी हो, मैं अगर बनूं तो आपके जैसा हो सकूं। बस बस आप लोग अच्छे टीचर बनोगे, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। समझ आ रहा है ना आप लोगों को? अभी बता रही हूँ तो कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। और क्या हम लोग देखते हैं टी टेस्ट में क्या होता है। सैंपल साइज की अगर बात करें, पेन रेडी लेती हूँ, चलिए। सैंपल साइज यहाँ पे क्या होता है, सैंपल साइज यहाँ पे 30 से कम होगा। किसमें? टी टेस्ट में। सैंपल साइज पे क्वेश्चन उठा के पूछ देता है, ठीक है। ये हो गया। दूसरा क्या है, डेटा का शेप क्या रहेगा, डेटा कैसा रहेगा, बेल शेप्ड में, मतलब ऐसे 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 करके रहेगा, मतलब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन डेटा रहेगा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन डेटा, एनडीटी, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन डेटा रहेगा। और क्या इसमें चीजें आएंगे, इसका जो पॉपुलेशन वेरिएंस है, पॉपुलेशन वेरिएंस है, पॉपुलेशन वेरिएंस सबसे पहले होता क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन को हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं और पॉपुलेशन वेरिएंस जो है सिग्मा स्क्वायर होता है, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा से डिनोट करते हैं, दोबारा बोल रही हूँ, और स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इज नॉन एज पॉपुलेशन वेरिएंस। उसका स्क्वायर कर दिए तो वो पॉपुलेशन वेरिएंस होगा। तो इसका पॉपुलेशन वेरिएंस क्या होता है, वो अननोन रहता है, उसको हम लोग नहीं जानते हैं। और क्या है इसमें, जो भी है पैरामीट्रिक, उसमें मीन हम लोग कंपेयर करते हैं, तो किसमें कंपेयर करते हैं, दो सैंपल्स में और एक पॉपुलेशन में। तो इसमें क्या होगा, कंपेयर मीन ऑफ, मीन क्या कंपेयर करेंगे किसके बीच में, दो सैंपल्स के बीच में कम से कम दो सैंपल तो होना चाहिए ना कंपैरिजन के लिए। दो लोगों को कंपेयर करेंगे, एक के बारे में बोलेंगे कि साइंतनी ऐसी है, ठीक है। अब साइंतनी को किसी से कंपेयर करना होगा तो दो आदमी कम से कम तो चाहिए, तब उसको कंपेयर करेंगे कि साइंतनी का आइज का कलर ये है, उसके आइज का कलर ये है, वो ये साइंतनी लंबी है, वो छोटी है, जो भी, तो कम से कम तो दो चाहिए ना। तो यहाँ पे क्या है कि कंपेयर मीन ऑफ टू सैंपल्स ऑफ वन पॉपुलेशन, ठीक है, एक ही पॉपुलेशन का। और क्या हो सकता है, इट कैन बी वन टेल टेस्ट और टू टेल टेस्ट, वन टेल्ड टेस्ट होगा या टू टेल्ड टेस्ट होगा। इट कैन बी, या तो ये वन टेल टेस्ट होगा या टू टेल टेस्ट होगा। टी टेस्ट के बारे में हम लोग बातें करें तो क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, यहाँ जो ये बताए हैं कि इसको कौन पब्लिश किए थे 1908 में, विलियम सीले गोसेट, ठीक है। तो गोसेट को हम लोग किस नाम से जानते हैं, और मतलब वो किस लिए जाने जाते हैं, तो गोसेट जो जाने जाते हैं, गोसेट वाज नोन एज स्टैटिशियन एंड द एडिटर। स्टैट के लिए भी जाने जाते हैं, स्टैटिशियन है ये, और एडिटर के बारे में एडिटर भी हैं। ये सब थोड़ी छोटी मोटी जानकारी है इनके बारे में। टी टेस्ट वर्क जो है वो कहाँ सबमिट हुआ, तो उसके बारे में देखेंगे। द टी टेस्ट वर्क वाज सबमिटेड टू एंड एक्सेप्ट इन द जर्नल बायोमेट्रिका। बायोमेट्रिका जो जर्नल है उसमें इसको टेस्ट किया गया, सॉरी सबमिट किया गया, और वहां पे उसको एक्सेप्ट भी किया गया। तो उस जर्नल का नाम अगर आपसे पूछ दे तो वो कौन सा जर्नल है, बायो मेट्रिका, मेट्रिका या मैत्रिका, जो बोले इसको। क्लियर है? क्लियर है? यस मैम, समझ आ रहा है। चलिए, अब एनालिसिस जो हम लोग करते हैं टी टेस्ट का, तो दो मीन के वैल्यू का कम से कम होना चाहिए, जैसे
मान लो कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा कर्व होगा, उसी के बाद 2 टेस्ट होगा, टाइप 1 टाइप 2 एरर में जो दिखाई थी, मान लो ये है, इस टाइप का 2 टेस्ट होगा, उसके बीच में कंपेयर होगा, तो मीन निकालना है, मतलब इसके बीच का और इसके बीच का, यहाँ की बातें होंगी। हाँ, तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे थे, हैं सभी यहाँ पे? तो टी टेस्ट के बारे में हम लोग जान रहे हैं, तो टी टेस्ट का क्या फॉर्मूला है? फॉर्मूला फॉर द टी टेस्ट इज ए रेशियो, रेशियो यहाँ पे रहेगा टी टेस्ट में, ठीक है। तो इसका जो टॉप पार्ट रहेगा, रेशियो में क्या होता है, 2 पार्ट रहेगा, एक अपर में कुछ रहेगा, एक ऊपर में कुछ रहेगा, एक नीचे में कुछ रहेगा। तो ऊपर में क्या आएगा, इसमें ऊपर में आएगा डिफरेंस बिटवीन ग्रुप मीन्स, ठीक है। जो ग्रुप है उसका मीन्स का डिफरेंस रहेगा, और नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा वेरिएबिलिटी, वेरिएबल जो है, वेरिएबिलिटी, वेरिएबिलिटी कहेंगे इसको, ऑफ ग्रुप्स, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला है। तो मैंने क्या बोला कि ये जो मीन कहाँ से कैलकुलेट होगा, यहाँ पे ये जो बीच वाला है, ठीक है। तो इसको मान लो हम लोग क्या मानेंगे, x1, डिफरेंस 2 है ना, x1 माइनस x2 मान लिए, और वेरिएबिलिटी आएगा वो नीचे आ जाएगा, ऐसी x1 माइनस x2, या ऐसे जो भी है फॉर्मूला ही आएगा। तो इस चीज को हम लोग याद रखेंगे कि ये जो है टी टेस्ट कैसे निकाला जाता है। ये ऐसे क्या है, यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, सॉरी स्टैंडर्ड एरर है, ई है ना, ई की बात हो रही है, स्टैंडर्ड एरिया एरर है ये, उसमें किसका स्टैंडर्ड एरर है, ये डिफरेंस बिटवीन 2। और इसका रेंज देखते हैं, टी टेस्ट का रेंज कहाँ तक आएगा, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी तक इसका रेंज आएगा। और इरेज करती हूँ, ये हो गया ना आप लोगों का, देखो फिर से कुछ सिस्टम एरर आ गया, अब इरेज ही नहीं होगा। इसका जो है डिस्ट्रीब्यूशन रेंज आएगा माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। समझ आ रहा है आप लोगों को? टी टेस्ट का एडवांटेजेस क्या है, इसको जो हम लोग यूज करते हैं, इसका क्या एडवांटेजेस है? इसका पहला एडवांटेजेस है, टी टेस्ट कैन बी अप्लाइड टू इवन लार्ज सैंपल्स एंड वी विल गेट वेरी डिपेंडेबल रिजल्ट्स, ठीक है। दूसरा क्या है, वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट द मीन ऑफ द पॉपुलेशन फ्रॉम विच द सैंपल इज ड्रॉन, जिस भी सैंपल से हम लोग ड्रॉ करेंगे वहां से इसका मीन भी निकाल सकते हैं। तीसरा क्या है, वी कैन इजीली फाइंड आउट द इफेक्टिवनेस ऑफ ए ट्रीटमेंट गिवन टू 2 डिफरेंट ग्रुप्स और टू ए सिंगल ग्रुप, इफेक्टिवनेस उसका कैलकुलेट कर सकते हैं। और फोर्थ इसका क्या एडवांटेजेस है, वी टेस्ट द सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस बिटवीन 2 मीन्स ऑफ द 2 ग्रुप्स, 2 मीन निकाल सकते हैं 2 ग्रुप्स का, क्या उसका सिग्निफिकेंस है, वहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन फाइंड आउट वेदर देर इज अ रियली whether there is really a difference between means or not, means in it, और is due to chance factors है, मतलब सही में उसमें मीन में डिफरेंस है या कुछ अदर फैक्टर्स के कारण इसमें डिफरेंस आ रहा है, तो वो सब चीजें हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये सब रहा टी टेस्ट के बारे में। आगे हम लोग पढ़े, आगे देखिए हम लोग,
चलिए अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं टी टेस्ट हम लोगों ने देखा पैरामेट्रिक। अब दूसरा देखते हैं एफ टेस्ट। ठीक है, अच्छा यहाँ देखो टाइप्स ऑफ टी टेस्ट है, वन सैंपल टेस्ट है टी टेस्ट और टू सैंपल टी टेस्ट है। तो क्या है, यूज दिस व्हेन कंपेयरिंग वन ग्रुप अगेंस्ट अ स्टैंडर्ड वैल्यू, कंपेयरिंग द एसिडिटी ऑफ a liquid to a neutral pH of 7. It is within subject's design। और क्या टू सैंपल टी टेस्ट में क्या है, इट इज बिटवीन सब्जेक्ट डिजाइन है। पेयर्ड टी टेस्ट भी है, पेयर्ड में क्या है, सिंगल पॉपुलेशन के लिए होता है। यूज दिस व्हेन द ग्रुप्स कम फ्रॉम ए सिंगल पॉपुलेशन, एग्जांपल measuring before and after an experimental treatment। it is also known as within subject design, सब्जेक्ट के अंदर का डिजाइन, दैट इज पेयर टी टेस्ट, उसका दूसरा नाम रहेगा। मैंने बताया टू टेल्ड टी टेस्ट होता है और वन टेल्ड टी टेस्ट होता है, वो भी बातें बताई। अब टू टेल्ड और वन टेल्ड क्या है, इट कैन बी वन टेल्ड और टू टेल्ड टेस्ट। तो वन टेल्ड में क्या आएगा, वन टेल्ड में फोकस होता है, फोकस ऑन वेदर द डिफरेंस बिटवीन द ग्रुप्स इज स्पेसिफिकली ग्रेटर और स्मॉलर। इसको कब हम लोग चूज करते हैं, कि जब हमारा स्पेसिफिक हाइपोथेसिस होता है। और टू टेल्ड में क्या होता है, डिटरमाइंस वेदर टू पॉपुलेशंस आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। जब दो पॉपुलेशन एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट होगा तो वो टू टेल्ड टेस्ट होगा। ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ द डायरेक्शन। तो वन टेल्ड और ये टू टेल्ड का ये बातें था। अब हम लोग देखेंगे इसके बाद एफ टेस्ट नहीं है, एक एफ टेस्ट रह गया है, उसको बताती हूँ, ब्लैंक नहीं दिख रहा है। उसके बाद जेट टेस्ट देखेंगे। ठीक है, यही बताती हूँ, एफ टेस्ट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो रहा है, थोड़ा टफ लग रहा होगा आई नो, बट कुछ बेसिक चीजें हैं जो हम लोगों को जाननी चाहिए, सिलेबस में दिया है। तो एकदम इस पे बहुत डिटेल्ड भी नहीं जान रहे हैं, लेकिन बेसिक चीजें हम लोगों को जाननी चाहिए। यस मैम, आगे बढ़िए, कंटिन्यू। चलिए दूसरा है एफ टेस्ट। एफ टेस्ट किन के मेमोरी में रखा गया है, आर ए फिशर। उनकी मेमोरी में रखा गया है, नेम्ड इन द मेमोरी ऑफ। ओके, ये बात याद रखिएगा, नेम्ड इन द मेमोरी ऑफ आर ए फिशर। और इसमें क्या है, सैंपल साइज इसमें क्या होता है, लेस देन 30, मतलब स्मॉल सैंपल साइज की इसमें भी बातें की गई हैं। इसमें भी क्या है, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा है, दैट इज डेटा इन बेल शेप्ड। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बातें की गई है, पहली बात ये है। दूसरी बात है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व रहेगा। और इसमें क्या है, एक डिफरेंस क्या है टी टेस्ट और एफ टेस्ट में, कि टी टेस्ट में क्या था कि पॉपुलेशन वेरिएंस जो था, बताई थी ना कि स्टैंडर्ड डेविएशन जो है उसका स्क्वायर होता है सिग्मा, स्टैंडर्ड डेविएशन को सिग्मा से डिनोट करते हैं, उसका स्क्वायर बराबर होता है पॉपुलेशन वेरिएंस। तो हमारा टी टेस्ट में ये अननोन था, इसको हम लोग नहीं जान रहे हैं, जबकि एफ टेस्ट में ये नोन रहेगा। क्या नोन रहेगा, पॉपुलेशन वेरिएंस। ठीक है, एफ टेस्ट में क्या हम लोग कंपेयर करते हैं, मीन ऑफ टू सैंपल्स ऑफ वन पॉपुलेशन। और इसमें हम लोग क्या कंपेयर करेंगे, इसमें हम लोग कंपेयर करेंगे वेरिएंस। दोनों का डिफरेंस भी बता दे रही हूँ, एफ टेस्ट और इसमें जेट टेस्ट में क्या डिफरेंस था, सॉरी डी टेस्ट में। तो इसमें हम लोग कंपेयर करेंगे वेरिएंस में, और इसमें हम लोग मीन को कंपेयर करते थे।
उसके बाद कौन सी बातें हैं, ये भी इट कैन बी वन टेल्ड और टू टेल्ड, दोनों हो सकते हैं। ऑब्जर्वेशन इसका क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा। ऑब्जर्वेशंस आर इंडिपेंडेंट। कुछ बेसिक बातें जो हैं सो हमें जाननी चाहिए। ये समझ आया? एफ टेस्ट क्लियर है? क्लियर है एफ टेस्ट? आगे बढ़े या ज्यादा हो रहा है? आज रहने दे, दूसरे क्लास में बताएं। बताइए। ठीक है, एक और बताती हूँ, क्योंकि सिलेबस भी पढ़ाना है लेकिन ये सब चीज भी तो बताना है, इम्पोर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन तो आता ही है। तो हम लोगों ने टी टेस्ट पढ़ा, एफ टेस्ट पढ़ा, अब हम लोग जेड टेस्ट पढ़ेंगे। जेड टेस्ट के बारे में जानेंगे, जेड टेस्ट क्या है। इसको किसने पब्लिश किया था? अच्छा, एक और चीज देखो, एफ टेस्ट क्या है, किनकी मेमोरी में यूज किया गया, नेम्ड द मेमोरी ऑफ आर ए फिशर, एफ फॉर एफ, उनकी मेमोरी में ये नेम, मतलब उनको ये रिस्पेक्ट दिया गया, इस कारण से एफ टेस्ट उनके नाम से रखा गया। लेकिन जेड टेस्ट जो है इसको पब्लिश ही किए थे आर ए फिशर। तो इस चीज का डिफरेंस जो है आप याद रखिएगा, पब्लिश किए थे, ठीक है। इसमें सैंपल साइज क्या होगा जेड टेस्ट में, उसमें दोनों में तो सैंपल साइज लेस देन 30 था, लेकिन जेड टेस्ट में सैंपल साइज मोर देन 30, मतलब ज्यादा बड़ा सैंपल साइज की यहाँ पे बातें होती हैं। क्योंकि पैरामेट्रिक है तो सब में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन डेटा रहेगा, बेल सेप्ट रहेगा। इसमें भी एफ टेस्ट के जैसे जो पॉपुलेशन वेरिएंस है, जो हम बता रहे हैं कि सिग्मा जो होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, वो नोन रहेगा, किसके जैसा, एफ टेस्ट के जैसा, जबकि हमारा टी टेस्ट में अननोन था, ठीक है। और क्या है, इसका जो ऑब्जर्वेशन रहेगा वो इंडिपेंडेंट रहेगा। एफ टेस्ट में भी ऑब्जर्वेशन जो था वो इंडिपेंडेंट था। ऑब्जर्वेशंस आर इंडिपेंडेंट। अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या होता है वो देख लेंगे, जेड टेस्ट या जेड बराबर क्या लिखेंगे, मीन ऑफ सैंपल, ठीक है, इसका ये फॉर्मूला है, मीन ऑफ सैंपल माइनस मीन ऑफ पॉपुलेशन, एक ही लाइन में है, ये जगह के कारण मैं इसको कम में लिख रही हूँ। मीन ऑफ पॉपुलेशन, मीन ऑफ सैंपल में से मीन ऑफ पॉपुलेशन माइनस कर देंगे, डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर, जेड बराबर ये होगा, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला है, मीन ऑफ सैंपल माइनस मीन ऑफ पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ जेड टेस्ट।
क्लियर है? अब इसमें भी टाइप्स है, 1 सैंपल टेस्ट जेट टेस्ट, 2 सैंपल जेट टेस्ट। 1 सैंपल जेट टेस्ट क्या करता है, कंपेयर्स द मीन ऑफ ए सिंगल सैंपल टू ए हाइपोथेसाइज्ड वैल्यू। मीन कंपेयर करता है सिंगल सैंपल का, और जेट टेस्ट करता है मीन बिटवीन 2 इंडिपेंडेंट सैंपल। ठीक है? और क्या है इसमें? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बता चुकी हूँ मैं, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन है, ये भी बताया है कि इसका साइज 30 से ज्यादा रहेगा। फॉर मोस्ट केसेस टी टेस्ट आर प्रेफर्ड ड्यू टू प्रैक्टिकल लिमिटेशंस। प्रैक्टिकल लिमिटेशंस के कारण इसको प्रेफर्ड किया जाता है। हाइपोथेसिस क्या है? 1 सैंपल जेट टेस्ट में नल हाइपोथेसिस है, ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस है। ठीक है, ये सब छोड़ो आप लोग। अब एक एनोवा बचता है, एनोवा थोड़ा बता दूं अभी। क्लियर है मैम? एक और थोड़ा बताऊं शॉर्ट में, मतलब जो भी है, या ज्यादा हो रहा है? जल्दी बताइए, फिर उसके बाद मंडे को क्लास होगी। बट अब इवनिंग मैम, आज इवनिंग में नहीं होगी, कल भी नहीं होगी, मंडे को अब मॉर्निंग में क्लास होगी। ठीक है? चलिए एक एनोवा भी बता देती हूँ। एक एनोवा है उसके बाद। ठीक है? इसको किसने पब्लिश किया था? ये भी किसको, इसको भी किसने पब्लिश किया है? चलिए एक रिकॉल बताइए कि टी टेस्ट को किसने पब्लिश किया था? टी टेस्ट को पब्लिश किया था 1908 में विलियम सेले गॉसेट ने। ठीक है? एफ टेस्ट को आर ए फिशर जो है उनकी मेमोरी में नाम दिया गया। जेट टेस्ट को पब्लिश किया है आर ए फिशर ने, और एनोवा को भी, एनोवा टेस्ट को भी उन्होंने आर ए फिशर ने ही पब्लिश किया है, पब्लिश्ड बाय। ठीक है? कब किया गया? 1920 में, 1920 में। इसमें भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व रहता है, मतलब बेल शेप्ड में रहेगा, ऐसा बेल शेप्ड रहेगा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व रहेगा। और इसको हम लोग एक्सटेंशन ऑफ टी टेस्ट भी कहते हैं। जो फर्स्ट वाला, जहां पे इनका आर ए फिशर का कोई नाम नहीं है, या तो पब्लिश्ड में या मेमोरी में, लेकिन उस टेस्ट के एक्सटेंशन को हम लोग कह सकते हैं। इसको एफ टेस्ट को किसने, सॉरी टी टेस्ट को बनाया था विलियम सीले गॉसेट ने। ठीक है? लेकिन हम लोग क्या मानते हैं इसको? एक्सटेंशन ऑफ टी टेस्ट, एनोवा को मानते हैं एक्सटेंशन ऑफ टी टेस्ट। इसमें हम लोग क्या मेजर करते हैं? इसमें हम लोग मेजर करते हैं मीन। मीन मेजर करते हैं किसका? मोर देन 2 सैंपल, 2 सैंपल से ज्यादा का मीन मेजर करते हैं, जिसका भी ज्यादा हो, 2 से ज्यादा सैंपल हो। और क्या मेजर करते हैं इसका? मेजर मीन ऑफ मोर देन 2 पॉपुलेशन। मीन मेजर करते हैं मोर देन 2 पॉपुलेशन का। ठीक है? और टी टेस्ट में हम लोग क्या करते थे, वहां देखो हम लोग मेजर वहां पे मीन करते थे ऑफ 2 सैंपल्स प्लस 1 पॉपुलेशन। यह हमारा 2 सैंपल्स प्लस 2 पॉपुलेशन है, ये इसीलिए ये एक्सटेंशन है। ऑब्जर्वेशन यहाँ पे क्या है? ऑब्जर्वेशन भी यहाँ पे इंडिपेंडेंट है, अभी तक तो सब इंडिपेंडेंट ही है। और क्या है?
अच्छा, एक क्वेश्चन इसमें आता है, आप लोग बोर हो गए हो क्या? समझ आ रही है? बाउंस हो रहा है ना? 2 दिन टाइम मिलेगा, आप लोग फिर से इसको देखिएगा। एक लास्ट चीज इसका बता रही हूँ, एनोवा का। ये सब पूरा स्टार्ट वाला डेटा है, लेकिन अब सिलेबस में दिया तो कुछ ना कुछ तो जानना होगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लैंक पेज नहीं मिल रहा है मुझे। स्टेप्स, देखो यहाँ पे एफ रेशियो है ना, उसी के बारे में बता रही हूँ मैं। ये देखो, एफ रेशियो इसका क्या है, फॉर्मूला या जो भी बोलो इसको। एफ रेशियो यहाँ पे क्या है? मीन सम ऑफ स्क्वायर, ये नोट डाउन करो आप लोग। मीन सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन ग्रुप्स by mean sum of a square within group, between group और एक within group। एक बहुत सारे ग्रुप के बिटवीन में वहां कंपैरिजन हो रहा है, एक विदिन में हो रहा है। ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछता है? यहाँ पे क्वेश्चन आपको क्या पूछेगा, आपको क्या कर देगा? जैसे एक क्वेश्चन मैं देखी लास्ट ईयर ने, अभी जो रिपीटेड पूछा है, आपको एक दे देगा टेबल, दिखेगा कि उसमें क्या है। एक टेबल यहाँ पे बना के दे दिया है, ठीक है। ऐसा टेबल बना के देगा, यहाँ पे लिख देगा सोर्सेस ऑफ वेरिएंस, यानी कि ई, ठीक है। एक कॉलम बना देगा सम ऑफ स्क्वायर, ये एक कॉलम बना देगा। एक बना देगा डिग्री ऑफ फ्रीडम, डीएफ, और एक बना देगा मीन सम ऑफ स्क्वायर, ठीक है। मीन सम ऑफ स्क्वायर। अब ये क्या देगा? यहाँ पे डेटा देगा बिटवीन ग्रुप्स, ये बिटवीन ग्रुप्स है, जैसे ऊपर में दी ना बिटवीन ग्रुप्स। और ये दे देगा यहाँ पे विद इन, नीचे लिखा रहेगा विद इन ग्रुप्स। तो इस क्वेश्चन में क्या देगा? मान लो कि यहाँ पे दिया है सम ऑफ स्क्वायर्स, इसका दिया है बिटवीन ग्रुप्स का 76, और यहाँ पे विद इन का 122। उसी तरह से यहाँ 3 है या 16 है। ये क्वेश्चन में दिखा रही हूँ ताकि समझ आए कि एक्चुअली इसमें पूछता क्या है। ऐसा बहुत बोरिंग लग रहा है, तो ये दिया हुआ है डायरेक्ट। वो टेबल जो हम लोग बनाते हैं वो डायरेक्ट टेबल बना के दे दिया है कि ये सब आपको कैलकुलेट करने का कोई जरूरत नहीं है। तो हमारा फॉर्मूला क्या है? एफ रेशियो बराबर क्या होता है? मीन सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन ग्रुप्स बाय मीन सम ऑफ स्क्वायर विद इन ग्रुप्स, ठीक है। अब क्या होगा कि हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? Given below is a summary of ANOVA for 4 groups in students tested in a research project। एक summary दे दिया है, ये वाला जो summary है 4 groups का है, of students tested in a research project, उसका research project का दे दिया है 4 groups का। तो क्वेश्चन हमसे पूछा है what will be the value of f for the above data। तो f रेशियो जो है उसके बारे में पूछा है कि f वैल्यू क्या होगा। इसका 76/122 है ए। इसका आंसर आप लोग दे दो और फिर मैं आप लोगों को क्लास जो है सभी वाइंड अप कर लूंगी। बताओ, बी ये है 3/16, सी है 23.33 बाय 7.62, और डी कहाँ लिखूं मैं? डी यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है। डी है इसका 7.62 अपॉन 23.33। अब इसका आंसर बता दो और आप लोग घर जाओ, छुट्टी हो जाएगी। बताओ, डायरेक्ट उठा के क्वेश्चन पूछता है। बताइए क्या किया है कि इसमें 4 ग्रुप का जो है दे दिया, आपको वैल्यू डाल दिया है, ठीक है। सम ऑफ स्क्वायर है,
ये सब कुछ आपको 4 तरह का दे दिया। एक है बिटवीन ग्रुप है ऊपर में जो वैल्यू है, और दूसरा है विद इन ग्रुप्स का। ठीक है, तो पहले वाला क्या दिया है इसमें 76/122, बी ऑप्शन है 3/16, सी ऑप्शन है 23.33/7.62, और डी ऑप्शन इसका रिवर्स दे दिया है 7.62, इसको यहीं लिख देती हूँ मैं, 7.62 by 23.33। इसमें पूछ रहा है कि f का जो वैल्यू है वो क्या होगा, f रेशियो क्या होगा, बताइए आप लोग। क्या आप लोग हैं यहाँ पे? एफ रेशियो का मैं यहाँ फॉर्मूला क्या बताई हूँ कि एफ रेशियो बराबर होता है मीन सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन ग्रुप्स बाय मीन सम ऑफ स्क्वायर विद इन ग्रुप्स। तो यहाँ पे क्या मीन सम ऑफ स्क्वायर है, ये दिया हुआ है, ये बिटवीन ग्रुप ऊपर है, बाय है विद इन ग्रुप। तो बिटवीन ग्रुप क्या है 23.33 और क्या है ये विद इन ग्रुप है 7.62। तो डायरेक्ट हमारा ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, अगर आपको याद रहेगा तो आप इसका आंसर कर दोगे, बोलोगे सी इसका आंसर है, अदरवाइज कंफ्यूज होते रहोगे। तो इस टाइप का क्वेश्चन इसका एनोवा का आता है। आई होप कि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो ये सब चीजें थी इसकी। और वन सैंपल टी टेस्ट जो है, वन सैंपल टी टेस्ट के लिए, वन सैंपल के लिए जो मैं बोल रही हूँ आप लोग देख लीजिए, अगर कुछ मिस हो रहा है तो रिकॉर्डेड में फिर से देख लीजिएगा। वन सैंपल टी टेस्ट का क्या होता है फॉर्मूला, टी इज इक्वल टू, ये क्या है एक्स का जो ऊपर में हम लोग ऐसे बार दे रहे हैं उसका मतलब होता है ऑब्जर्व्ड मीन ऑफ द सैंपल माइनस ये क्या है म्यू, म्यू क्या है यहाँ पे एज्यूम्ड मीन है, बाय एस, एस क्या है यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन अंडर रूट एन, एन यहाँ पे क्या है सैंपल साइज, बस ये नहीं होगा। तो ये जो है इसका वन सैंपल टी टेस्ट का ये फॉर्मूला है। उसी तरह से क्या होगा टू सैंपल टेस्ट का, टू सैंपल टी टेस्ट, ओके, उसका भी कुछ फॉर्मूला होगा। उसका क्या है लास्ट क्लास में मैं बताई भी थी, अभी फिर से बताती हूँ। इसका होगा टी इज इक्वल टू x1 का ऊपर बार है माइनस x2 का बार है, और x1 क्या है यहाँ पे ऑब्जर्व्ड मीन ऑफ फर्स्ट सैंपल, दो सैंपल की बात हो रही है ना, टू सैंपल टी टेस्ट। तो ये पहला जो है मीन किसका होगा, इसमें तो सिर्फ एक ही मीन है तो एक मीन की बात हो रही है, मीन ज्यादा बड़ा तो इसी को x1 और x2 कर दिए। तो ये क्या हो गया x1 हो गया ऑब्जर्व्ड मीन ऑफ फर्स्ट सैंपल माइनस ऑब्जर्व्ड मीन ऑफ सेकेंड सैंपल दैट इज x2। ठीक है, उसके बाद नीचे क्या फॉर्मूला होगा s बाय रूट n है, तो s1 स्टैंडर्ड डेविएशन भी दो होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट सैंपल का स्क्वायर बाय n1, n1 क्या होगा यहाँ पे सैंपल साइज ऑफ फर्स्ट सैंपल, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा s2 का स्क्वायर मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सेकेंड सैंपल अपॉन या बाय बोलेंगे जो भी n2 मतलब सैंपल साइज ऑफ सेकेंड सैंपल और उसका अंडर रूट। तो ये फॉर्मूला किसका है टू सैंपल टेस्ट का, टी टेस्ट। ठीक है, फॉर्मूला क्लियर है हमारा भी। प्रियंका गुड आफ्टरनून मैम, नाम चेंज नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं। अंकिता हमारा भी रिसर्च चल रहा है और आप बीच में ज्वाइन किया तो आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा होगा, अभी मैं जान रही हूँ। रिसर्च में पार्ट ए पार्ट बी हम लोग का हो चुका है, पार्ट सी भी कंप्लीट होने वाला है, आज कंप्लीट हो जाए ये। तो ये जो पार्ट सी है इसको अगर कॉन्सेप्ट सी पार्ट जो पूरा स्टैट है ये स्टैटिक्स है ये, इसमें तो स्टैटिस्टिक्स जो है इसमें पूरा भरा हुआ है। इसमें कैलकुलेशन जब हम लोग रिसर्च करते हैं क्या मेथड यूज करते हैं उसके बारे में पूरी बात यही सब हो रहा है। तो ये सब चीजें हैं इसमें, उसका डी पार्ट हम पढ़ेंगे। तो ये पार्ट थोड़ा इसको आप टफ भी मान सकते हैं कि जिनका मैथ्स वीक है या सब कुछ, मतलब बहुत सारे इसमें कॉन्सेप्ट्स हैं, तो एक एक चीज का क्लियर होना बहुत जरूरी है। वो आप रिसर्च जब करेंगे तो उसमें ये सब
यूज होता है, खास करके पीएचडी में तो ये सब का बहुत यूज है, तो उसी का छोटा रूप है ये। क्लियर है? हाँ, कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, रिसर्च का जो हाइपोथेसिस बना है उसके बाद आगे का क्या मेथड होगा, कौन से कैसे कैलकुलेशन होगा, वो सब की बातें हो रही है, बिल्कुल न्यूमेरिकल बेस्ड है। तो ये सब हो गया टी टेस्ट का। टाइप्स ऑफ टी टेस्ट क्या था? इंडिपेंडेंट वन सैंपल टी टेस्ट था, फिर इंडिपेंडेंट टू सैंपल टी टेस्ट था, और क्या था? डिपेंडेंट टी टेस्ट फॉर पेयर्ड सैंपल्स। ये टी टेस्ट के बारे में थी बातें, मैं बता चुकी हूँ, लेकिन एक बार थोड़ा शॉर्ट में फिर से बता देती हूँ। जेड टेस्ट, ठीक है, जेड टेस्ट था, इसमें क्या है, किसके द्वारा ये पब्लिश किया गया था? आर ए फिशर के द्वारा पब्लिश किया गया था। सैंपल साइज यहाँ पे क्या होगा? ग्रेटर देन 30 होगा, 30 से ज्यादा होगा ना इसमें सैंपल साइज। और क्या है? जेड टेस्ट इज बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, और जेड टेस्ट को हम लोग क्या कहते हैं? लार्ज सैंपल टेस्ट कहते हैं। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आप लोगों को पूछ लेगा। कल भी मुझे किसी ने बताया कि इसमें क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा ऐसा टेस्ट है जिसमें सैंपल साइज बड़ा होगा, तो उसको यूज करेंगे। टी टेस्ट, जेड टेस्ट, एनोवा टेस्ट, और एक ऐसे और करके एक था, तो उसका क्या होगा? देख रहे हो क्वेश्चन कितना छोटा छोटा आता है, इसलिए मैं ये मतलब छोटी छोटी बातें भी बता देती हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे। ठीक है, तो लार्ज सैंपल टेस्ट इसको हम लोग कहेंगे। और क्या बातें हो गई? इस टेस्ट का हम लोग यूज कब करेंगे? जब को रिलेशन कोफिशिएंट ऑफ पॉपुलेशन क्या रहेगा? वो 0 रहेगा, उस टाइम इसको यूज करेंगे। उस टाइम टी टेस्ट को यूज करते हैं, जो जब को रिलेशन कोफिशिएंट ऑफ पॉपुलेशन 0 रहता है तो हम टी टेस्ट को यूज करते हैं, लेकिन जब पॉपुलेशन कोफिशिएंट को रिलेशन जो है 0 नहीं होता है तो हम लोग जेड टेस्ट को यूज करते हैं। क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक? बताइए। फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा? उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था एनोवा, पढ़ा था एनोवा टेस्ट क्या होता है, एनोवा एनालिसिस क्या, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। ठीक है, ये पब्लिश किसके द्वारा हुआ था? आर ए फिशर के द्वारा हुआ था 1920 में। और ये क्या एक्सटेंशन ऑफ टी टेस्ट इसको हम लोग कह सकते हैं, उसका मैंने फॉर्मूला कुछ कुछ बताया था इसके बारे में। ये तो अभी बताया, हाँ ये क्वेश्चन मैंने बताया था एनोवा टेस्ट का, पीवाईक्यू है ये, साथ में पीवाईक्यू कराने से क्या आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो इसको मैंने बताया था कि इसका फॉर्मूला कहाँ बताया, यहाँ पे बताया कि एफ रेशियो बोलते हैं हम लोग, मीन सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन ग्रुप्स बाय मीन सम ऑफ स्क्वायर विद इन ग्रुप्स, ये इसका फॉर्मूला होता है एनोवा का। तो डायरेक्ट ये अगर किसी को फॉर्मूला याद नहीं तो कैलकुलेट करते रह जाएगा। तो ये टेबल है, ये चार्ट दिया हुआ था, इसमें बोला है कि एफ कैलकुलेट करने के लिए। तो क्या है, पहले क्या होगा? बिटवीन ग्रुप होगा, बाय विद इन ग्रुप, तो ये डायरेक्ट दिया है। कभी कभी इसका रेशियो, जैसे इस सैंपल में देखो सी इसका आंसर था इस क्वेश्चन में, और डी में देखो जस्ट इसका अपोजिट दिया है। तो ये फॉर्मूला याद रखने से डायरेक्ट हम लोग उसका आंसर देंगे और 2 नंबर हमारा हो जाएगा, है ना? यस मैम, क्लियर है 1920। ठीक है, चलिए। फिर एनोवा था, एनोवा में 2 टाइप का था, 1 वे एनोवा था, 2 वे एनोवा था। 1 वे एनोवा हम लोग कब यूज करते हैं? जब डिफरेंस होगा 2 और मोर इंडिपेंडेंट ग्रुप्स का, तो उसको जानने के लिए हम लोग 1 वे एनोवा यूज करते हैं। और 2 वे एनोवा कब यूज करते हैं? जब हम स्टडी करना चाहते हैं क्या? द इफेक्ट्स ऑफ 2 और मोर इंडिपेंडेंट और ट्रीटमेंट वेरिएबल्स। सारा छूट गया। हाँ, आपको सारा रिकॉर्डेड देखना होगा, नहीं तो बीच से आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। वैसे भी ये लोग तो डेली कर रहे हैं, फिर भी मैं इसको रिवीजन करवा रही हूँ अभी, क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तब रिसर्च फिर से देख लो, कोई बात नहीं, चलेगा, है ना? वो आप धीरे धीरे देखते रहो, और लाइव क्लास में भी आप ज्वाइन करो, कुछ ना कुछ तो समझ आ ही जाएगा, है ना?
प्रियंका? और क्या है? वन वे एनोवा को हम लोग कब यूज करते हैं? तो क्या है, व्हेन देयर आर ओनली टू मीन्स टू कंपेयर द टी टेस्ट एंड द एफ टेस्ट आर इक्विवेलेंट विथ एफ इज इक्वल टू T2। तो वन वे एनोवा का क्या बताई थी? डिफरेंस ऑफ क्या था? टेस्ट फॉर डिफरेंसेस टू और मोर इंडिपेंडेंट ग्रुप्स, उसके बारे में यहाँ पे बातें हुई थी। यस मैम। तो क्या है इसका, जैसे एग्जांपल देखेंगे वन वे एनोवा का। A researcher wants to compare students' attitude towards the schools on the basis of school types। School types में हम लोग जो है एक रिसर्चर यहाँ बताते हैं। स्कूल टाइप्स है SSC, कौन कौन से टाइप्स है? CBSC और एक है ICSC, IGC भी है, लेकिन इंटरनेशनल बोर्ड को हम लोग यहाँ नहीं देख रहे हैं। मान लो कि एक रिसर्चर है, देख रहा है कि इंडिया में स्कूल जो अलग अलग टाइप्स के हैं, एक स्टेट बोर्ड होते हैं, एक CBSC का बोर्ड है और एक ICSC है। तो इसमें स्टूडेंट्स का जो एटीट्यूड है टुवर्ड्स द स्कूल ऑन द बेसिस ऑफ स्कूल टाइप्स, तो उसको वो स्टडी करना चाहते हैं। तो इस केस में क्या करेगा? इन दिस केस देयर इज वन डिपेंडेंट वेरिएबल, एटीट्यूड टुवर्ड्स द स्कूल एंड द थ्री ग्रुप्स। वेरिएबल क्या है वन वे? एटीट्यूड टुवर्ड्स द स्कूल, ये इसका वेरिएबल है ना, जो मैं बोल रही हूँ। वेरिएबल इसका क्या होगा? एटीट्यूड टुवर्ड्स द स्कूल्स, ये इसका वेरिएबल होगा। और तीन ग्रुप से SSC, CBSC और ICSC, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा? वन वे एनोवा जो है वो टेस्ट यूज होगा किसके लिए? टू टेस्ट द डिफरेंसेस इन स्टूडेंट्स एटीट्यूड टुवर्ड्स द स्कूल अमॉन्ग द थ्री ग्रुप्स। तीन ग्रुप में क्या एटीट्यूड है उसको कंपेयर करने के लिए वन वे एनोवा यूज होगा, ठीक है। हाँ, जैक जो बोल रहे हैं ना, उसी को SSC बोला जा रहा है, स्टेट लेवल का। जैसे आप झारखंड के हैं तो जैक बता रहे हैं, तो किसी भी स्टेट लेवल को यहाँ पे SSC से इंडिकेट किया गया है, ठीक है। वैसे टू वे एनोवा है। टू वे एनोवा टेस्ट में क्या क्यों यूज किया जाता है? उस केस में रिसर्चर्स वांट्स टू स्टडी द इफेक्ट्स ऑफ टू और मोर इंडिपेंडेंट और ट्रीटमेंट वेरिएबल्स। दो या दो से अधिक जो ट्रीटमेंट वेरिएबल्स, यहाँ पे एक ही था, एटीट्यूड पता करना था तीनों स्कूल में, लेकिन यहाँ पे क्या होगा? टू वे एनोवा में दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट या ट्रीटमेंट वेरिएबल्स रहेंगे। और इसको टू वे एनोवा को हम लोग क्या कहते हैं? फैक्टोरियल एनोवा भी कहते हैं। फैक्टोरियल एनोवा भी इसको कहते हैं हम लोग, टू वे एनोवा को, ठीक है। आप लोग डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स सब पढ़े होंगे ना, 11-12 क्लास में जो था। तो इसमें रो है, कॉलम है, तो इसमें कैसा होता था? एक 2x2 है, मतलब इक्वल रहता था, रो और कॉलम दोनों इक्वल रहता है, या 3x3 का साइज रहता है, या 4x4 का साइज रहता है, इस टाइप का है, ठीक है। मतलब जो जिसमें इक्वल रहेगा उसकी बातें हो रही है, और दूसरा केस अब डिटर्मिनेंट मैं यहाँ उतना डीपली नहीं पढ़ा सकती हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जैसे यहाँ पे दो वेरिएबल्स, जैसे 2 रहेगा, 2 यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 8 है, तो इस रो में भी क्या है? 2 है, इधर साइड भी 2 है। इसी तरह से 3 में क्या होगा? 2, 3, 7 और इधर 5, 7, 8, 9, 8, 3, सपोज करो कोई भी नंबर है। तो इसमें क्या है? इधर साइड भी 3 है, इधर साइड भी 3 है, मतलब वर्टिकली भी 3 होता है, हॉरिजॉन्टली भी 3 होता है, तो इसको 3x3 के फॉर्म में कहते हैं। छोटा सा इंट्रोडक्शन बता दी मैं मैट्रिक्स का। तो इस टाइप से होता है। इसमें क्या होता है कि टू वे एनोवा जो है वो मल्टी लेवल हो सकता है, जैसे 3x3 है, या हायर ऑर्डर डिग्री है, जैसे 2x2x2, इस तरह से। तो ये जो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट आप लोग पढ़े होंगे ना, तो उसमें आप लोगों का बिल्कुल ये क्लियर होगा, ठीक है। अब हम लोगों को उतना गहन अध्ययन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन बेसिक चीजें जो है सो जानना जरूरी होती है, ठीक है।
अब इसमें क्या क्वेश्चन होगा, इसमें रिसर्चर जो है टू वे एनोवा में, ये टू वे एनोवा की हम लोग बात कर रहे हैं, उसमें क्या है, वो एक रिसर्चर है, वो कंपेयर करना चाहता है स्टूडेंट्स एटीट्यूड टुवर्ड्स द स्कूल ऑन द बेसिस ऑफ स्कूल टाइप्स। जैसे एक तो ये फैक्टर रहेगा कि स्कूल टाइप्स का एटीट्यूड पहले वाला ऐड हो गया, एटीट्यूड टुवर्ड्स द स्कूल ऑन द बेसिस ऑफ स्कूल टाइप्स, एसएससी है, सीबीएसई है, आईसीएसई है, उसके टाइप्स, प्लस क्या हो जाएगा, जेंडर, और जेंडर के बेसिस पे कि कौन से जेंडर कहाँ जाते हैं, कहाँ ज्यादा एडमिशन हो रहा है, क्या एटीट्यूड है। तो उसके लिए तो इस केस में क्या होगा, देर इज वन डिपेंडेंट वेरिएबल, कौन सा डिपेंडेंट वेरिएबल है, वो है एटीट्यूड टुवर्ड्स द स्कूल, एंड टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होगा, पहला होगा स्कूल का टाइप्स, तो स्कूल का 3 टाइप्स कौन कौन सा यहाँ पे है, एसएससी है, सीबीएसई है और आईसीएसई है, और दूसरा क्या होगा, जेंडर, जेंडर क्या होगा, 2 होगा ना, इंक्लूडिंग 2 लेवल्स नेमली बॉयज एंड गर्ल्स। तो इस तरह से ये टू वे एनोवा इसमें टेस्ट किया जाता है, ठीक है। उसी तरह से क्या होता है, मैनोवा होता है, एनकोवा होता है, तो ये सबको भी आप लोग देख लीजिएगा। अब हम लोग देखेंगे अभी का स्क्वायर यानी कि इक्वल प्रोबेबिलिटी एंड नॉर्मल प्रोबेबिलिटी हाइपोथेसिस, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे का स्क्वायर टेस्ट क्या होता है, का स्क्वायर या ची स्क्वायर, ठीक है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। यहाँ तक क्लियर है? चलिए, थैंक यू, ऑल क्लियर मैम। क्या होता है ये टेस्ट, बताइए। इसमें मेजर करते हैं, मेजर ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द ऑब्जर्व्ड एंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज ऑफ द आउटकम्स ऑफ ए सेट ऑफ इवेंट्स और वेरिएबल्स। तो इसमें हम लोग डिफरेंस किसमें कैलकुलेट करते हैं, बिटवीन द ऑब्जर्व्ड एंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, तो उसके बारे में यहाँ पे बातें होती हैं। chi-square is useful for analyzing such differences in categorical variables, especially those nominal in nature. जो nominal in nature होता है उस variables को calculate करने में ये काफी helpful रहता है। अच्छा, chi-square टेस्ट जो है इसको पब्लिश किसने किया था वो देख लेंगे हम लोग। इसको पब्लिश किया है published by कार्ल पियर्सन, KARL, कार्ल पियर्सन। ये नाम सब आप लोग जरूर से याद कीजिएगा, रखिए। पियर्सन इन 1900, उस टाइम इसको पब्लिश किया गया था कार्ल पियर्सन के द्वारा, का स्क्वायर टेस्ट को। इस टेस्ट का एक और नाम है, क्या उसका नाम है, गुडनेस टू फिट टेस्ट। इसका दूसरा नाम है, अगर आपको का स्क्वायर टेस्ट ना देके बोलेगा कि गुडनेस टू फिट टेस्ट के उसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए, जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा, नाम चेंज करके, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ये इसका दूसरा नाम है का स्क्वायर टेस्ट का, ठीक है। क्यों है, क्योंकि ये मेजर करता है कंसिस्टेंसी ऑफ सैंपल विथ पॉपुलेशन, कंसिस्टेंसी रहता है सैंपल में विथ पॉपुलेशन है। और इसका कौन सा एक और नाम है, इसका एक और है का स्क्वायर का तीसरा नाम क्या है, टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ डेटा, ये भी इसका नाम है। तो का स्क्वायर की जगह आपको ये भी दे सकता है लिख के। इसमें क्या है कि इसका जो फ्रीक्वेंसी है वो कम से कम 50 होना चाहिए, मिनिमम, मैक्सिमम जितना हो मिनिमम 50 होना चाहिए, उससे कम में नहीं होता है का स्क्वायर टेस्ट। और इसका क्या है, इसका यूज होता है एज ए पैरामेट्रिक टेस्ट टू टेस्ट पॉपुलेशन वेरिएंस ऑन बेसिस ऑफ स्मॉल साइज स्मॉल वेरिएंस, ठीक है। तो मैंने क्या क्या बताया कि इसको जो है पब्लिश किया गया था किसके द्वारा, कार्ल पियर्सन के द्वारा 1900 ईस्वी में।
इसका क्या है दूसरा नाम? गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट है, फिटनेस, कहीं भी फिट हो जाता है। और दूसरा है टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ डेटा, और तीसरा है काई टेस्ट, तो एक नाम है ही। तो 3 नाम इसका है। इसमें फ्रीक्वेंसी है मिनिमम 50 होना चाहिए, और इसका यूज हम लोग और कहाँ करते हैं? यूज्ड एज पैरामेट्रिक टेस्ट टू टेस्ट पॉपुलेशन वेरिएंस ऑन बेसिस ऑफ स्मॉल साइज एंड स्मॉल वेरिएंस। इसमें इसका एन ज्यादा है ना, मिनिमम बोल रहा है 50, मतलब 49 इसमें नहीं चलेगा। अगर 49 है फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा तो काई स्क्वायर टेस्ट बोलेगा होगा, तो वो नहीं होगा। तो डिफरेंस थोड़ा बहुत है, ऐसा डिफरेंस होता है जो दिखता नहीं है लेकिन ब्लंडर होता है उससे। जैसे हम लोग बोलते हैं ना ब्लंडर, मिस्टेक हो गया, तो ब्लंडर मतलब भी मिस्टेक होता है और मिस्टेक मतलब भी मिस्टेक होता है। तो एक साथ दोनों सेंटेंस आएगा क्या? ब्लंडर भी एक सेंटेंस में, ब्लंडर और मिस्टेक, या तो आप बोलो मिस्टेक हो गया या ब्लंडर हो गया, तो ये दिस इज ए टाइप ऑफ कॉमन एरर। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है आप लोगों को? अब इसका फॉर्मूला देख लेते हैं, क्या है फॉर्मूला, ये नहीं समझ आएगा आप लोगों को। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है, ये समेशन यहाँ लिखेंगे, क्या है ऊपर में, ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, माइनस एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, इसका स्क्वायर। ठीक है, अपॉन एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, या इसको हम लोग और कैसे लिखते हैं शॉर्ट में, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी को f0 से लिख दो और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी को एफ ई से डिनोट कर लेते हैं, या कैपिटल एफ मान लो इसको, बहुत सारी फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है, तो f0 माइनस एफ ई अपॉन, ये क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा बाय एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। तो ये इसका फॉर्मूला होगा। ओके, यस मैम, क्लियर है, क्लियर है। चलिए, थैंक यू। लास्ट क्लास में थोड़े कंफ्यूज हो गए थे ना फर्स्ट टाइम, इसलिए रिवीजन कराइए थे, इसमें सब कुछ याद हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। हम लोग जान रहे हैं काई स्क्वायर टेस्ट देख लिया हम लोगों ने, देख लो काई स्क्वायर टेस्ट क्या है, पियर्सन्स का काई स्क्वायर टेस्ट है। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं, मैंने बता दिया है। इंडिपेंडेंस होता है, टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस, रिपोर्ट कैसे होते हैं। अब हम लोग देखते हैं कोरिलेशन क्या होता है। ठीक है, कोरिलेशन क्या होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। कोरिलेशन क्या होता है कि ये कोरिलेशन रेफर्स टू ए क्वांटिफाइबल रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। दो वेरिएबल्स है v1 और v2, उसके बीच में हम लोग बोलेंगे कि इसके बीच में क्या रिलेशन है, कुछ ना कुछ तो संबंध होगा ना। तो उसको हम लोग कहाँ से कैलकुलेट करते हैं, मतलब उसी चीज को हम लोग जान रहे हैं, कोरिलेशन को जानेंगे। क्यों इसको यूज करते हैं? इट इज ए मेजर ऑफ द स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन ऑफ दैट रिलेशनशिप। अब जैसे कुछ केसेस है, जैसे कि टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर नेवर कोरिलेटेड, दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स रहेगा तो क्या उसमें कोरिलेशन होगा?
क्यों नहीं होगा? क्योंकि दे विल हैव नथिंग फॉर इंटरप्रिटेशन, उनको इंटरप्रेट करने के लिए उनके बीच में कुछ नहीं है। तो इसको हम लोग क्या शॉर्ट में कह सकते हैं कि कोरिलेशन इज अ मेजर दैट इंडिकेट्स द एक्सटेंट टू विच टू और मोर वेरिएबल्स फ्लक्चुएट टुगेदर। फ्लक्चुएट हो रहा है तभी हम लोग मेजर कर सकते हैं ना कि दोनों के बीच में क्या कोरिलेशन है, रिश्ता क्या है, रिलेशन कैसा, संबंध क्या है। अब इसमें कोरिलेशन क्या है? एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है, एक जीरो होता है। ठीक है, पॉजिटिव कब होगा? when one variable increases and the other variable tends to increase as well। मतलब कि जो दो वेरिएबल्स हैं, ठीक है, एक्स और वाई है, तो दोनों अगर एक ही डायरेक्शन में जाएगा, इफ बोथ द वेरिएबल्स आर वेरिंग इन द सेम डायरेक्शन, सेम ही डायरेक्शन में गया, आप नॉर्थ जा रहे हो तो ये भी नॉर्थ ही जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल बता रही हूँ। या आप साउथ जाओगे तो साउथ ही जाएगा, दोनों का एक ही डायरेक्शन होगा, तो दैट इज पॉजिटिव कोरिलेशन। ठीक है, इसको हम लोग साइन किससे देखते हैं? प्लस से। अब नेगेटिव क्या होता है? अब आपके दो फ्रेंड हैं, ठीक है, आप नॉर्थ जा रहे हो या कोई बात आप इधर डायरेक्शन का कर रहे हो, तो दूसरा क्या होगा? दूसरा आपके जस्ट अपोजिट बातें करेगा। ठीक है, अगर आप साउथ जाओगे, साउथ तो नीचे है, तो वो दूसरे डायरेक्शन में जाएगा। तो क्या है, इसमें डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट होता है, उल्टा होता है। मतलब कि एक का वैल्यू अगर इंक्रीज होता है तो दूसरा का वैल्यू डिक्रीज होता जाता है ना। उसी तरह से अगर फर्स्ट का डिक्रीज हो रहा है तो पहले वाले का इंक्रीज हो जाएगा, एंड वाइस वर्सा। लेकिन इसमें क्या है, दोनों का इंक्रीज होगा। तो ये हो गया पॉजिटिव कोरिलेशन, ये हो गया नेगेटिव कोरिलेशन। इसको माइनस से करते हैं, माइनस साइन से इसको इंडिकेट करते हैं। और थर्ड वाला है जीरो। इसमें क्या होता है कि इसमें दोनों वेरिएबल्स के बीच कोई भी संबंध नहीं होता है। नो रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स, दिस इज जीरो कोफिशिएंट। ओके, और कोरिलेशनशिप। अब है कि कोरिलेशन का जो कोफिशिएंट है उसका रेंज कहां तक होता है? तो उसका रेंज होगा माइनस, वेयर इज कर्सर, -1 टू +1, यहां तक इसका रेंज होता है। रेंज है इसका कोरिलेशन कोफिशिएंट का। इसमें क्या है, माइनस वाला आपको नेगेटिव कोरिलेशन दिखा रहा है, प्लस वाला पॉजिटिव कोरिलेशनशिप दिखा रहा है, और बीच में तो जीरो आएगा ना। ग्राफ जो आप लोग ड्रॉ करते हैं हम लोग, तो जीरो आता है ना, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 बाद 10 आया, इधर हो गया -1 -2, मान लो 10 तक है, तो जीरो तो क्रॉस करेगा। और जिस पॉइंट पे जीरो है वहां पे क्या होगा? नो कोरिलेशन, कोई भी रिलेशनशिप इसमें नो नहीं होगा, कोई भी वेरिएबल्स के बीच में। क्लियर है? तो इसमें कुछ भी पता नहीं चलता है कि सब वेरिएबल्स के बीच में जीरो पे कि रिलेटेड है कि नहीं है, कि कितने रिलेटेड है, कुछ भी उसके बारे में पता नहीं चलता है। क्लियर है यहां तक? नेगेटिव वाला अपोजिट डायरेक्शन है, एक इंक्रीज होगा तो दूसरा डिक्रीज होगा, दूसरा पहला डिक्रीज होगा तो दूसरा इंक्रीज होगा, एकदम अपोजिट रहेगा। ठीक है, और इसमें क्या आता है, अब जैसे कि आपका देगा लीनियर एंड नॉन लीनियर कोरिलेशन, इसको दूसरे टाइप से भी हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। तो लीनियर में क्या होगा, लीनियर वाले में क्या होगा, लीनियर हम कब कहते हैं? लीनियर लाइन में मतलब स्ट्रेट लाइन जाएगा वो, ठीक है, कहीं भी इधर उधर ऐसे करके नहीं जाएगा, टेढ़ा मेढ़ा नहीं जाएगा, अगर मैथ्स की बात करें तो लीनियर में। ओके मैम। मतलब कि when the variations in the values of two variables are in a constant ratio, तो कोरिलेशन क्या होगा? वो लीनियर होगा उसमें। कांस्टेंट जैसे कि इसका ग्राफ जो हम लोग ड्रॉ करेंगे,
इसमें बता रही हूँ, देखो ये ऐसे करके ओफो टेढ़ा लाइन जा रहा है बार बार। ये एक्स एक्सिस है, एक ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो हमने क्या किया, दो वेरिएबल्स को लिया, एक को इधर साइड लिया एक्स एक्सिस में, एक को वाई एक्सिस में लिया, ठीक है। ये वेरिएबल एक्स हो गया, ये वेरिएबल वाई हो गया। अब हमारा मान लो किसका क्या है, 2 4 6 8 10 ऐसे करके एक्स एक्सिस में है, हाँ। और इधर क्या है, इस साइड में 5 10 15 20 25 ऐसे करके है। तो इसका जो इसके बीच का जो हम लोग लाइन सेगमेंट इसको ड्रॉ करेंगे ग्राफ में, तो कैसा जाएगा, स्ट्रेट लाइन जाएगा, मतलब ये लीनियर है। लेकिन यही क्वेश्चन में मान लो क्या है कि ये एक्स वेरिएबल है और ये वाई वेरिएबल है, ठीक है। तो एक्स वेरिएबल वही रहेगा, ये 0 है यहाँ का इस पॉइंट पे, ये 2 4 6 8 10। लेकिन y में क्या हो जाएगा, y में पहला तो 5 है, लेकिन इसका 10 ना जाएगा, कांस्टेंट इसमें जो डिवीजन है, मतलब जो कांस्टेंट रेशियो हो वो ना रह के यहाँ 5 के बाद कभी 8 हो गया, 9 हो जाएगा, या 12 हो जाएगा, या 13 हो गया, फिर नेक्स्ट 17 हो गया। तो इसके बीच जो ग्राफ जो हम लोग ड्रॉ करेंगे तो ऐसे ऐसे जाएगा ना, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा कुछ करके ऐसे जाएगा। तो ये क्या है, स्ट्रेट लाइन नहीं है। तो ये कौन सा केस हो गया, नॉन लीनियर का ये केस हो गया। क्लियर है, क्लियर है यहाँ पे, यहाँ तक क्लियर है तो जल्दी बताइए। मेथड्स क्या है कोरिलेशन को स्टडी करने का, स्कैटर डायग्राम है, स्कैटर डायग्राम से हम लोग इसको स्टडी करते हैं कोरिलेशनशिप को। और क्या मेथड है, कोरिलेशन ग्राफ जो बना रहे हैं अभी हम लोग, कोरिलेशन ग्राफ से हम लोग समझेंगे। और क्या हो सकता है, प्रोडक्ट मोमेंट कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ये इसका आ जाएगा। उसके बाद हो जाएगा रैंक डिफरेंस कोरिलेशन मेथड हो जाएगा, नाम बस जान लेते हैं। कोफिशिएंट ऑफ कंकरेंट डेविएशन ये भी आ जाएगा। और क्या आएगा, और आ जाएगा मेथड्स ऑफ लीस्ट स्क्वायर। तो ये सारे मेथड से हम लोग कोरिलेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है मैम, चलिए। कोरिलेशन का हम लोग यूज कब करते हैं, जब फैक्टर एनालिसिस का जो होता है टेक्निक है, ये फैक्टर एनालिसिस जो पढ़ते हैं तो वहां पे कोरिलेशन एक टेक्निक हो जाता है। उसके बाद प्रिडिक्शंस करने में इसका यूज होता है। पाथ एनालिसिस जो है वहां पे होगा यूज टेक्निक, वहां जहाँ पाथ एनालिसिस की बात होगी तो वहां पे कैसा पाथ है, जैसे ये लीनियर है, नॉन लीनियर है, या डिग्री ऑफ रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट एंड इन्वेंटरीज, तो वहां पे ये सारी चीजें की यूज होगी। क्लियर है, क्लियर है। तो आप लोगों का मैथ्स जो है वो पोर्शन लगभग खत्म हो चुका है, स्टार्ट वाला, अब थ्योरी सब है बचा हुआ। इसका डी पार्ट भी, जेट टेस्ट तो मैंने बता ही दिया था। जेट टेस्ट में क्या होता है कि अभी भी बताई ना मैं, जेट टेस्ट हाँ हो चुका है। चलिए, यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है? यस मैम, अच्छा क्लियर है मैम, ओके क्लियर है, यहाँ तक समझ आ रहा है। मनीष, अंकिता, प्रियंका, जो जो लाइव क्लास ज्वाइन किए हैं सभी को समझ आ रहा है। और बताओ आगे, अब थ्योरी स्टार्ट हो जाएंगी, अब समझ आ जाएंगी सब कुछ, ठीक है। मैथ्स वाला जो 2-3 क्लास था वो थोड़ा डिफिकल्ट लगा होगा, तो चलिए वो सब भी हो ही गया है, प्रैक्टिस करेंगे। डिफिकल्ट तो है हाँ बिल्कुल,
और कितना है ना, फॉर्मूला बेस्ड आपको क्वेश्चन पूछ देगा, जैसे कि बोलेगा, जैसे आप मीन दे दिया है, स्टैंडर्ड डेविएशन दे देगा, नंबर दे देगा क्या है उसका, बोलेगा कैलकुलेट करो, 4 ऑप्शन दे देगा कि उसमें लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस कितना है, पॉपुलेशन का लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस 0.01 या जो भी है वो कितना है, तो उसको कैलकुलेट करके आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखना होगा। अच्छा, सिंपल क्वेश्चन है, जैसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, कौन सा होगा, टी टेस्ट, एफ टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट और जेड टेस्ट, कौन सा इसमें नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है? मैथ्स वाले में थोड़ा दिक्कत है, हाँ हाँ, प्रैक्टिस करना होगा। मैंने तो फॉर्मूला वगैरह सब बता दिया है, लेकिन अब क्वेश्चन क्या पूछेगा कुछ भी आप कह नहीं सकते हैं। देखो, कोरिलेशन का जो है क्वेश्चन अभी जैसे मैं बताया, इसका पीवाईक्यू में क्या पूछा हुआ है, डायरेक्ट एक क्वेश्चन देखो। द रेंज ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स इज 0 to +1, 0 to -1, -1 to +1 और +1 to -1। मतलब -1 to +1 मैं ऐसे ही बोल दी हूँ, +1 to -1 ये दोनों सेम है, इसका सीरीज में बात करेंगे तो। एक बोल रहा है इसका क्वेश्चन, फिर से सैंपल दे, ऑप्शन देती है, 0 से +1 तक का है, 0 से -1 तक का है, +1 से -1 तक का है, इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, -1 to +1 या नन ऑफ दिस है। तो इस चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा, बताइए, एबीसीडी में कौन सा आएगा? जल्दी बताइए, अभी पढ़ाई हूं मैं, जल्दी क्वेश्चन बताइए, आंसर। ये होगा ना, अभी मैं क्या बताई, इसी चीज को बताई हूँ, यहाँ पे रेंज इसका क्या आएगा, -1 to +1, तो वही चीज को पूछा है ये क्वेश्चन में। या तो -1 to +1, ग्राफ में हम लोग क्या होता है, माइनस इधर होता है ना, और 0 है, +1 इधर है, तो सेम बात है। क्वेश्चन रिपीट कीजिए। रेंज ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, कोफिशिएंट जो है कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स क्या होगा, सिंपल बताओ। मेरा क्वेश्चन है कि कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स क्या होगा, ये होगा -1 to +1, यही ना इसका रेंज है, तो ये इसका डायरेक्ट आंसर हो गया, और क्या। हुँ? और आपसे क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे मीन मीडियन मोड मैंने बताया था, ठीक है, तो उसका क्या एक क्वेश्चन पूछ सकता है आपको, सिंपल एकदम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा। क्या है फॉर्मूला उसका, जैसे आपको एक क्वेश्चन देगा, आपको एक क्वेश्चन दे देगा, बोलेगा कि उसका मीन निकाल के बताओ कितना आएगा। 1 से 51 का है क्वेश्चन, कोई दिया, मान लो कि मीन निकालना है, हाँ, मीन ऑफ ए नंबर फ्रॉम 1 to 51, इसका मीन क्या होगा। तो छोटा नंबर है ना, उसको हम लोग काउंट कर लेंगे, काउंट करके जितना रहेगा उसे डिवाइड कर देंगे, इसका क्या होगा मीन बताओ, 1 to 51 का मीन क्या होगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा। इसका आंसर तो बताइए, 1 to 51 जो नंबर है उसका मीन क्या होगा। तो इसमें तो हम लोग जो है 1 2 3 4 ऐसे करके लिख नहीं सकते ना, 1 2 3 4, अब यहाँ 4 तक का नंबर रहता तो उसको 4 3 7 और 2 1 क्या होता, 10 होता, 10 को 4 से डिवाइड कर देते हैं, ये कितना आएगा, 2.5, यही आएगा ना। लेकिन 1 to 51 में क्या आएगा बताइए। 1 to 51 में क्या करना है हम लोगों को, मीन फाइंड आउट करने के लिए, मीन ऑफ, आप लोग का आंसर आ रहा है तो बताइए प्लीज, हाँ, बहुत इजी क्वेश्चन है, फिर मुझे लगेगा ना कि आप लोग समझ रहे हैं। ये क्वेश्चन है, मीन कैलकुलेट करना है 1 to 51 का, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, किसी का आंसर आया क्या अभी तक? कोई नहीं आंसर दिया है, बताइए, तब से वेट कर रही हूँ मैं।
ये लगातार नंबर है ना, 1 2 3 4 मतलब कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं। तो मीन इसको फाइंड आउट करने का क्या फॉर्मूला है? फर्स्ट नंबर F1 लिख देते हैं, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाय 2। तो फर्स्ट नंबर क्या है इस केस में? फर्स्ट नंबर यहाँ पे क्या है, 1 से बोल रहा है फाइंड आउट करने का, तो फर्स्ट नंबर 1 हो गया। लास्ट नंबर क्या है 51, तो लास्ट नंबर 51 हो गया। और मेन फाइंड आउट करना है तो हम लोग क्या करते हैं, इसको डिवाइडेड बाय 2 करते हैं अगर दो नंबर है तो। इस दोनों का क्या हो गया, ऐड करेंगे तो 1 प्लस 51 क्या हो गया 52 डिवाइडेड बाय 2, तो क्या आएगा ये 26। तो देयरफॉर द मीन ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to 51 इज 26। ये इसका मीन होगा ना। अब जैसे कि कंसेक्यूटिव नंबर ये भी है ना, इस छोटा से ये वाला एक क्वेश्चन देख लो आप, ये बड़ा वाला टर्म का था। अब इसमें 1 2 3 4 कंसेक्यूटिव नंबर है, तो इसमें क्या करेंगे, या तो हम लोगों को फॉर्मूला नहीं याद है तो क्या किए, इसको सारा ऊपर वाला जो टर्म है न्यूमरेटर उसको ऐड कर देंगे, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 1 2 3 4, उसको डिवाइड कर देंगे। तो कितना हो गया 4 3 7 2 9 1 10, 10/4, तो क्या हो गया 2.5। ये आंसर आया है। अगर इसको फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, क्योंकि कंसेक्यूटिव नंबर है तो फर्स्ट टर्म 4 है, लास्ट टर्म क्या है, सॉरी फर्स्ट टर्म 1 है और लास्ट टर्म 4 है, 4 और डिवाइडेड बाय 2। फॉर्मूला से ये होगा, मतलब 5/2, तो क्या आ गया 2.5। यही आंसर आया ना, क्लियर है। और ये क्वेश्चन आता है, मीन वाला ये आएगा आपका, फॉर्मूला बेस्ड पूछ लेता है, इजी है बट क्वेश्चन अगर भूल गए तो फिर ऐसा आएगा तो कर लेंगे बिल्कुल। अभी तो क्लियर है, चलिए अच्छी बात है, अभी क्लियर है। तो मैथ्स का आज मैं यहीं पे कंप्लीट करती हूँ। कल हम लोग इसका जो डी पार्ट का थोड़ा सा थ्योरी बचा हुआ है उसको करेंगे, और सॉरी सी पार्ट का, उसका डी पार्ट हम लोग स्टार्ट कर देंगे। क्लियर है? आप लोग कल क्या 2 घंटे की क्लास ले सकते हैं, बताइए। यस मैम, 2 आवर की क्लास कर लेंगे या नहीं लेंगे, उस अकॉर्डिंग मैं प्लान करूंगी या सर से बात करूंगी अगर आप लोग बोले तो, और कंफर्टेबल हैं तो बताइए, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कल 2 आवर की क्लास ले सकते हैं। और कौन से टाइम में कंफर्टेबल है वो भी बताइए। यस मैम, थ्योरी होगी मैम, हाँ हाँ थ्योरी ही रहेगी। मैथ्स पोर्शन तो हो ही गया है, स्टार्ट था। अब तो लास्ट में क्या बचा है हमारा, यहाँ पे देखते हैं सिलेबस। ये सब तो हो गया ना, थोड़ा ये बताना है क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस है, डेटा रिडक्शन क्या है, क्लासिफिकेशन क्या है उसका, एनालिटिकल इंडक्शन एंड कांस्टेंट कंपैरिजन, कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रायंगुलेशन। तो मैथ्स का तो आपका खत्म हो गया, मैथ्स इधर ही था यहाँ तक। ये थोड़ा बहुत है वहाँ पे जो बातें होंगी। और डी पार्ट हमारा क्या है, डी पार्ट में क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन है, ग्राउंडेड थ्योरी है, उसका क्या डिजाइन है, ये सारी चीजें हैं जो थ्योरेटिकल चीजें ही हैं, थोड़ी बहुत कहीं कुछ यूज हुआ तो हुआ, क्योंकि कोर्स भी जल्दी से कंप्लीट कराना है। आप लोग तो कैसे लेंगे, 11 से 12 लगातार लेंगे या शाम के टाइम में लेंगे, वो भी बताइए तो मैं सर से पूछूंगी। फिर टाइम अपना बताइए कैसे लेना है, कंटिन्यू लेना है, बीच में ब्रेक लेना है, मॉर्निंग में ही लेना है, या एक मॉर्निंग एक इवनिंग में लेना है, क्योंकि पेपर 2 की भी आप लोगों की, पेपर 1 की भी क्लासेस होती हैं, तो उस अकॉर्डिंग ताकि आप लोगों का इंटरनेट खत्म ना हो और भी कुछ प्रॉब्लम ना हो। इवनिंग मैम, इवनिंग इवनिंग ओके, तो सारी इवनिंग में ठीक है। मैं सर से आज बात करती हूँ, फिर जैसा होगा आपको कल मॉर्निंग में तो क्लास हो गई, उसमें बताती हूँ, ठीक है। चलिए तो फिर, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। कंटिन्यू 2 आवर्स में ले सकती हूँ, लेकिन क्या है कि पिछली बार मैं 2 घंटे ली,
तो उसके बाद ऐसा सुनने में आया कि इंटरनेट का ये हो जाता है, ये इशू वो इशू, पता नहीं किसको क्या आया। तो मुझे ऐसी-ऐसी बातें सुनने के लिए मिली थी, तो आप लोगों को कुछ ऐसा प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मुझे बता दीजिए। आप ही लोग के कोर्स कंप्लीट कराने के लिए मुझे भी एक्स्ट्रा टाइम देना होगा ना। इसको पढ़ के हम किस-किस क्षेत्र में जा सकते हैं? अच्छा, ठीक है, हम लोग डिस्कस करेंगे एक क्लास में, ठीक है? रिसर्च कंप्लीट हो जाएगा फिर डिस्कस करेंगे। तो लगेगा एक पार्ट कंप्लीट हो गया, ठीक है? तो उसके बाद हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, क्या-क्या इसका स्कोप है, ओके? तो चलिए आज की क्लास में यही कंप्लीट करती हूँ, एंड कर रही हूँ यहाँ पे। थैंक्स फॉर जॉइनिंग, थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग।